हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है मई 23 का आईसीएआई का एग्जाम पेपर ही सॉल्व करके देखते हैं कि क्या एग्जाम में आता है, कैसे हमको अप्रोच करना है। जो बार बार स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कि मैम एग्जाम में प्रेशर को कैसे हैंडल करें, क्वेश्चन आ गया हमको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उसको कैसे डील करें, कैसे लिखे, कैसे प्रेजेंट करें। तो एक ही वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे मार्क्स का अलोकेशन रहता है, आपको किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए, कैसे पेपर को अप्रोच करना चाहिए, एवरीथिंग। यस, हाय एवरीवन, ए पता है ना ड्रिल क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में दिल दिल आगा बॉम बॉम इमोजी डाल दो एंड क्विकली एकदम फटाफट से अपन आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाने वाली हूँ, ऑब्वियसली एग्जाम का पेपर है तो 2-3 घंटे लग जाएंगे अगर सब कुछ सॉल्व करेंगे तो। आई विल एक्सप्लेन यू दी एडजस्टमेंट्स, जो भी एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से लिखना था। देखो मैंने आपको पूरा पेपर एकदम सिंपल तरीके से लिख के दे दिया है फॉर योर लेटर रेफरेंस। कहाँ पे क्या वर्किंग नोट है, क्या रीजनिंग है, सब कुछ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ताकि हम जल्दी जल्दी से एकदम से चीजों को कंप्लीट कर सके। Yes everyone here, so let's start with our May 23 का एग्जाम पेपर। लास्ट में ये पीडीएफ पूरा एनोटेड पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से इसको डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, 14 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, चलो। वासुदेव इज अ माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर और उसने अपना थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर लिया है रजिस्ट्रेशन का इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और अब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। और कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है? तो गुजरात में। व्हाई डू वी नीड टू नो दिस? क्योंकि हम जो कंप्यूटेशन करेंगे उसमें CSI अलग करेंगे। नाउ वी नो कि सप्लायर गुजरात से है, तो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात में हुआ तो C+SGST, कहीं पे और हुआ तो IGST हमको लगाना रहेगा। रिक्वायर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है? सिंपल है, फ्रॉम दी अबव डिटेल्स हमको मिनिमम नेट जीएसटी पेएबल निकालना है कि कितना हमको कैश में पे करना पड़ेगा फॉर दी मंथ ऑफ अप्रैल। नाउ सी अंडरस्टैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी आपको आरसीएम का या ऐसा कोई प्रोविजन दे सकते हैं जहां पे टाइम ऑफ सप्लाई शायद इस महीने में है ही नहीं, यू नो इट इज टैक्सेबल, बट टाइम ऑफ सप्लाई इस महीने में नहीं अगले महीने में आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप तो इसी महीने का कंपटीशन कर रहे हो, तो फिर वो चीज को भी आपको इग्नोर करना पड़ेगा। चलो अभी हमको क्या करना है? अप्रैल मंथ का कंपटीशन करना है। सो लेट्स स्टार्ट। प्लस उसके अलावा देव सेट के जहां पे भी हम गुड्स की बात कर रहे हैं वहां पे 5% रेट ले लेना, और जहां पे भी हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं वहां पे आप 18% का रेट ले लेना। उसके अलावा हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, देखो कैश लेजर का ध्यान रखना। नॉर्मली बैलेंसेस जब देते हैं तो क्रेडिट लेजर के ही देते हैं, बट यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास SGST के कैश लेजर में भी बैलेंस पड़ा है, जो कि ऑब्वियसली हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा हमारे पास ITC के बैलेंसेस है, मतलब IGST में 15,000 का क्रेडिट, CGST में 50,000 का क्रेडिट और SGST में 9,000 का क्रेडिट हमारे पास पड़ा है। ये हमारे बैलेंसेस है जो लास्ट में काम आएंगे यूटिलाइजेशन के टाइम पे। अभी एक एक करके देखते हैं क्या टैक्सेबल होगा, क्या आरसीएम में जाएगा और किसका हमको ITC मिल जाएगा। So let's see. First is Vasudev is an operating member in a mining and exploration services at Aliabet Oilfield, Bhavnagar, Gujarat. ठीक है, गुजरात में है। He has provided certain services to the joint venture at the same site in which he is also a member. He believes कि जो भी consideration JV से मिला है वो taxable नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है क्या बताओ? JV के रिलेशन में हमने सिर्फ ये चीज पढ़ी कि अगर JV को हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं, कैश कॉल कर देते हैं, तो वो मियर ट्रांजैक्शन इन मनी होता है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। यहाँ पे तो हम एज एन ऑपरेटिंग मेंबर जेवी को कोई सर्विस दे रहे हैं जिसके सामने जेवी हमको क्या कर रहा है? कंसिडरेशन दे रहा है, तो ये तो अपना एक नॉर्मल आउटवर्ड सप्लाई हो गया ना। हाँ, तो फिर इस पे जीएसटी लगना चाहिए। वो भी गुजरात में, हम भी गुजरात में, ये दिल ले गई कुड़ी गुजरात की, तो भाई यहाँ पे क्या लग जाएगा? C+SGST लग जाएगा। अब एक और बात समझो, कॉस्ट पेट्रोलियम का तो सिंपल कॉन्सेप्ट था ना कि जब गवर्नमेंट के साथ अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहां पे जब कॉस्ट पेट्रोलियम की बात आती है स्पेसिफिकली, तो वो सप्लाई नहीं होता है। ये जो गवर्नमेंट का शेयर होता है प्रॉफिट पेट्रोलियम का, वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट होता है। जस्ट बिकॉज इधर माइनिंग है और कॉस्ट वर्ड बोल दिया, इसका ये तो मतलब नहीं ना कि कॉस्ट पेट्रोलियम हो गया और इसको हम एग्जेम्प्ट करके आ जाए, दोनों अलग चीज है। ये क्वेश्चन ही जेवी के रिलेशन में है, कॉस्ट पेट्रोलियम के रिलेशन में है ही नहीं। सो दिस इज टैक्सेबल। नाउ ही हैज परचेज सर्टेन मशीन। अब परचेज की बात करें, ठीक है, ये तो आउटवर्ड था। अब परचेज क्या बोल रहा है कि हमने कुछ मशीन परचेज की है महाराष्ट्र से, ठीक है, परचेज की है तो आईटीसी मिल जाएगा, मशीन है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो भाई आईटीसी मिल जाएगा। हम गुजरात में, सामने वाला महाराष्ट्र में, मतलब IGST का ITC ले लेंगे। अब उसके बाद प्रोफेशनल सर्विसेज लिया है हमने सीनियर एडवोकेट से। देखो आप बीइंग अ बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा था, आप एडवोकेट से सर्विस लो, सीनियर एडवोकेट से लो या फर्म ऑफ एडवोकेट से लो,
कोई भी ब्रांच ऑफ लॉ में, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशनल सर्विस लिया है तो वो भी ब्रांच ऑफ लॉ के लीगल सर्विस में आ जाता है, तो उस पे हमको आरसीएम पे करना पड़ता है। आरसीएम पे भी कर देंगे प्लस उसका क्रेडिट भी ले लेंगे। सो यहाँ पे सिंपली आरसीएम पे भी हो जाएगा एंड प्लस हमको उसका क्रेडिट भी मिल जाएगा कंप्यूटेशन में। देन हमको एक ऑफिस अलॉट हुआ है बाय स्टेट ऑन रेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। बताओ, renting of immovable property by government to any registered person. Once again, renting of immovable property by government to any registered person क्या होता है, आरसीएम में टैक्सेबल हो जाता है। तो यहाँ पे हम भी गुजरात में, गवर्नमेंट भी गुजरात की, मतलब सी प्लस एस जीएसटी का आरसीएम पे भी करना है और प्लस हमको उसका क्रेडिट भी मिल जाएगा। उसके अलावा ही गॉट अ पोर्शन ऑफ द पेट्रोलियम स्लिट नॉन टैक्सेबल। देखो अब इन्होंने खुद ही बोल दिया कि ये वाला जो पेट्रोलियम है ना, ये नॉन टैक्सेबल अंडर जीएसटी है एज अ पार्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन व्हाइल एक्सप्लोरिंग द पेट्रोलियम रिजर्व्स एट अलीबेट ऑयल फील्ड विच इज एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट। देखो अब ये गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के साथ के हिसाब से क्या है, हमारा कॉस्ट पेट्रोलियम है। स्पेसिफिकली देखा था ना प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट में कि जब गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम कॉस्ट की रिकवरी करते हैं, वो कॉस्ट पेट्रोलियम कोई सप्लाई नहीं होता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। इधर इन्होंने स्पेसिफिकली लिख के दिया है, ये जो गवर्नमेंट के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें जो हमारे एक्सपेंसेस हुए उसका रिकवरी कॉस्ट पेट्रोलियम वाला, तो इस पे जीएसटी नहीं लगता है। देन उसके अलावा हमने कुछ पेट्रोलियम स्लिट एसईसी यूनिट को बेच दिया। नाउ डू यू रिमेंबर दिस कि आप कोई भी एग्जेम्प्ट सप्लाई अगर एक्सपोर्ट कर देते हो, एसईसी यूनिट को दे देते हो, तो फिर हम तो उसको जीरो रेटेड सप्लाई कंसिडर करने लग जाते हैं। नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने भी क्या किया है, लिख के यहाँ पे दे दिया है कि भाई एसईसी यूनिट को हमने ऑलरेडी एलयूटी फाइल करके और देखो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जीरो रेटेड सप्लाईज के सारे बेनिफिट लेने के लिए जो भी कंडीशंस फुलफिल करनी है बॉन्ड एलयूटी की हम कर चुके हैं, तो ये तो फिर अपना सिंपल जीरो रेटेड सप्लाई हो जाएगा। एंड क्योंकि विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है और हम तो अभी अपनी लायबिलिटी गिन रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि विदाउट पेमेंट है, बाद में रिफंड लेंगे वो तो सब अलग बात होगी। अभी तो कोई टैक्स भरना नहीं है, कोई क्रेडिट की बात यहाँ पे आती नहीं है। देन कंसिडरेशन जो कि हमको मिला है, रिकवरी ऑफ बॉन्ड अमाउंट इन केस 3 एम्प्लॉइज लीविंग एम्प्लॉयमेंट। अब ये तो एज इट इज गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में जो लिक्विडेटेड डैमेजेस का नोटिफिकेशन आया था उसमें एज इट इज लाइन है कि भाई एम्प्लॉय अगर बीच में छोड़ के चला जाता है, आप उसका बॉन्ड अमाउंट रिकवर कर लेते हो, तो वो क्या होता है, लिक्विडेटेड डैमेजेस होता है। बिकॉज अल्टीमेटली आपका कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं चाहता था कि एम्प्लॉय छोड़ के जाए और आप बॉन्ड रिकवर करो, आप तो ये चाहते थे कि एम्प्लॉय रुके, इसलिए बॉन्ड हमने लगा रखा था। तो यहाँ पे भी लिक्विडेटेड डैमेजेस है, नए वो मई 23 में जो क्लैरिफिकेशन आया था उसके रिलेशन में ये भी नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। देन उसके अलावा हमको कुछ कंसिडरेशन रिसीव हुआ है, मिला है, मतलब अपनी आउटवर्ड सप्लाई है तभी कंसिडरेशन रिसीव हुआ है, टुवर्ड्स ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स इन गुजरात अकॉर्डिंग विच इज नॉट लाइबल एज ही हैज सफर्ड स्टैंप ड्यूटी। अब बताओ, अगर स्टैंप ड्यूटी कभी पे कर दी है तो भी क्या रेंट, ईजमेंट, टेनेंसी, लीज, इन सब पे टैक्स नहीं लगेगा क्या? लगता ही है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, अगर स्पेसिफिकली बोला होता कि रेसिडेंशियल यूनिट के रिलेशन में है तो कुछ सोचते, क्योंकि रेसिडेंशियल यूनिट में एग्जेम्पशन की बात आती है, तो नॉर्मल टेनेंसी राइट्स तो आप किसी को भी ट्रांसफर करोगे, भले ही आपने उस पर स्टैंप ड्यूटी भरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट उस पर जीएसटी तो आ ही जाएगा। ठीक है, और ये भी गुजरात में, हम भी गुजरात में, मतलब अगेन सी प्लस एस जीएसटी से मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। फिर कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम माइनिंग लीज होल्डर्स फॉर रेंटिंग ऑफ 5 डंपर्स इंक्लूडिंग ड्राइवर। अब इसमें भी कुछ मतलब अलग बात है नहीं, अपना नॉर्मल सप्लाई है, कंसिडरेशन रिसीव हुआ है, हमने रेंट पे अपना ड्राइवर और डंपर दे दिया था। रेंट पे ड्राइवर डंपर देना, सामने कंसिडरेशन मिला है, नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। Then he has been assigned the mining rights from government। अब यहाँ पे आपने गवर्नमेंट से माइनिंग राइट लिया। देखो हर जगह पे आपको वैल्यू दे रखी थी, हर जगह पे आपको वैल्यू दे रखी थी जिसपे आपको जीएसटी का रेट लगा के जीएसटी का अमाउंट निकालना था। इधर स्पेसिफिकली चापलो ने क्या किया, सीधा जीएसटी का अमाउंट ही दे दिया। दे आर सेइंग कि हमने गवर्नमेंट से माइनिंग राइट लिया है। अब देखो गवर्नमेंट से कोई भी सर्विस लेना, आप रजिस्टर्ड पर्सन, बिजनेस एंटिटी हो तो आप ही आरसीएम में टैक्स पे करते हो, और ये तो हम स्पेसिफिकली ईआरसीसी वाले पॉइंट में भी पढ़ते हैं एग्जेम्पशन चैप्टर में कि जब भी आप गवर्नमेंट से रॉयल्टी माइनिंग राइट लेते हो तो आप जो भी अमाउंट पे करते हो उस पर आपको आरसीएम में टैक्स पे करना रहता है। तो हमको राइट मिला है माइनिंग का गवर्नमेंट से, उसके रिलेशन में हमने आईजीएसटी पे किया है 3 लाख का। देखो कितने चापले, हर जगह पे लैक्स में जो फिगर दिया है वो वैल्यू दिया है, इधर सीधा 3 लाख का जीएसटी दे दिया है। तो गलती से भी 3 लाख का 18% मत कर लेना, 3 लाख खुद में ही क्या है, पूरा का पूरा आईजीएसटी का अमाउंट है। मतलब ये आरसीएम मुझे पे भी करना है और ये आरसीएम का मुझे क्रेडिट भी मिल जाएगा।
बस ये हम पढ़ चुके, और ये तो अल्टीमेटली लास्ट में सेट ऑफ के टाइम पे काम आएगा। बताओ इतना भी कुछ टफ था क्या क्वेश्चन में? हो सकता है कि आपको 1 या 2 पॉइंट ट्रिकी लग जाए, लेकिन 14 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन एंड ऑब्वियसली स्टेप एलोकेशन होते हैं। अब आप सीधा 1-2 चीज देख के डर जाओगे कि अरे यार ये जेवी वेवी क्या था, पता नहीं। बट सिंपल सिंपल सी बात बताओ, क्या ये नहीं पता कि एडवोकेट की सर्विस पे आरसीएम लगता है? क्या ये नहीं पता कि गवर्नमेंट से कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं तो आरसीएम लगता है? क्या ये नहीं पता कि कॉस्ट पेट्रोलियम कोई सप्लाई नहीं होती? ये तो अपन को वैसे भी पता है। एसएससी यूनिट को कोई सप्लाई करो, चलो यहाँ पे भी हो सकता है किसी स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए। उसके अलावा ये तो एज इट इज लाइन नए अमेंडमेंट में आई थी, तो इसमें तो फिर कोई डाउट हो ही नहीं सकता है। क्या हमको ये नहीं पता कि टेनेंसी राइट्स पे भी जीएसटी लगता है? नॉर्मल सेल की बात कर रहे हैं, माइनिंग राइट पे आरसीएम लगता है। चलो आप अगर पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते फिर भी मायूस होने की क्या बात थी? 14 में से आप 9-10 तो इजीली ला सकते थे ना। बस यहाँ पे यही माइंडसेट आपको अपना स्ट्रॉन्ग रखना है कि कोई बात नहीं, 10 पॉइंट दिए, 10 में से मुझे 6 भी आते हैं तो मुझे 6 के मार्क्स तो मिलेंगे ना। सिर्फ आपको कोई 1 या 2 पॉइंट में डाउट आ जाता है, देखो वो भी कुछ टफ नहीं था, हमने ये सब कुछ पढ़ रखा है और बहुत एक्चुअली बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अगर देखो आप इसका सोल्यूशन, ये तो मैंने बता दिया कि सारा का सारा आईटी से अलाउड हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो भी सप्लाईज है उसमें एग्जेम्प्ट कुछ भी नहीं है। जो नॉन टैक्सेबल है वो भी हम एसईसी को दे रहे हैं। अब एसईसी को दिया मतलब जीरो रेटेड हो गया, मतलब सबका आईटी से यहाँ पे हमको अलाउ हो ही जाता है। कितना सिंपल, इतनी सारी चीजें दी थी, उसमें से सिर्फ जस्ट जेवी को सर्विस दिया, टेनेंसी राइट्स और जो डंपर रेंट पे दिए वो सब कुछ गुजरात में ही है, तो C+S के हिसाब से ये तीनों की तीनों सर्विसेज है, तो 18% जीएसटी लगा दिया। इनवर्ड की बात करो, जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं वो तो दिए ही हैं, प्लस एक सीधा सीधा उन्होंने बोला है कि मशीन परचेस की है। अब इसमें कुछ गलती हो सकती है क्या? महाराष्ट्र से एक मशीन परचेस की है, ठीक है, उसका आईटीसी मिल जाएगा। एडवोकेट पे आरसीएम लगता है, रेंटिंग ऑफ ऑफिस और माइनिंग राइट, इन तीनों पे हमने आरसीएम की फिगर्स ले ली। बस फाइनल कंप्यूटेशन इतना, आउटवर्ड पेएबल। अब बताओ कि जीएसटी क्रेडिट्स को यूज कैसे करना है? तो हमको पता है कि सबसे पहले हमको पूरा आईजीएसटी एग्जॉस्ट कर लेना होता है। सबसे पहले हमको क्या करना होता है? पूरा आईजीएसटी एग्जॉस्ट करना होता है। अब देखो आई को सबसे पहले आई के सामने यूज करते हैं, बट आई का पेएबल तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो भी आउटवर्ड है सब कुछ गुजरात में है, तो आई का पेएबल तो कुछ भी नहीं है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको सबसे पहले सी और एस के सामने यूज करना पड़ेगा। अब कोई कंडीशन नहीं होती है कि आप सी के सामने ही यूज करो या एस के सामने, या 50-50, जो भी आपके लिए बेनिफिशियल है वैसे आप यूज कर सकते हो। तो मैं देखूंगी कि मेरे लिए क्या बेनिफिशियल होगा। लेट्स सी, तो देखो सी में मुझे 243 पे करना है, एस में भी मुझे 243 पे करना है, बट उनके जो खुद के बैलेंसेस है वो 86 और 45 ही है। मतलब अगर सी में मैं 86 यूज कर लूं और एस में मैं 45 यूज कर लूं तो मुझे इतना और पेएबल बच जाएगा। और वही एग्जैक्ट, मतलब यहाँ पे इन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि जितना आपका टोटल आईटीसी है उतना ही आपका टोटल आउटवर्ड पेएबल आ रहा है, तो सब कुछ एज इट इज निल हो गया। अब हो सकता है यहाँ पे आईजीएसटी की फिगर थोड़ी सी ज्यादा थी, तो आप अपने डिस्क्रिप्शन पे यूज कर सकते हो कि सी में यूज करना बेनिफिशियल रहेगा या एस में यूज करना, क्योंकि अल्टीमेटली हमको ये पता है सी और एस आपस में यूज नहीं हो पाएंगे, वो अपने आप में यूज होंगे। तो फिर आई को जहां जरूरत है उधर अलोकेट करके और अपना फाइनल टोटल पेएबल कम से कम बना दो। ये क्वेश्चन तो एकदम ही सिंपल हो गया, क्योंकि इतना मेरा टोटल सी और एस पेएबल था, उसमें से जितना सी और एस का बैलेंस है उतना एक बार के लिए छोड़ दूं तो एग्जैक्ट उतना ही पेएबल बचता है जिसका टोटल मेरे आईजीएसटी क्रेडिट से मैच हो जा रहा है। तो मुझे कुछ दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा, सीधा सीधा सबसे पहले मैंने अपना आईजीएसटी पूरा एग्जॉस्ट किया। आईजीएसटी एग्जॉस्ट करके मैं सी पे गई, फिर मैंने सी को यूज किया, फिर मैं एस पे गई, मैंने एस के सामने एस को यूज कर लिया। एंड अल्टीमेटली ये जो तीनों आरसीएम की फिगर्स थी ये तो हमको पता ही है कि हमको कैश में ही पे करनी रहती है। नाउ इसके अलावा क्वेश्चन पढ़ते टाइम मैंने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया था कि उन्होंने बोला हमारे पास कैश लेजर में भी बैलेंस पड़ा है एसजीएसटी में, तो सब कुछ फाइनल टोटल पेएबल निकालने के बाद एक 34,000 का क्वेश्चन में बैलेंस दे रखा है जो कि एसजीएसटी के कैश लेजर में पड़ा था, वो भी हमने रिड्यूस कर लिया जो हमारा फाइनल टोटल पेएबल था। एंड अब हमारे पास क्या बच गया? तो ये अमाउंट 3,02,000 और 36,000, और ये ऐसा सब कुछ आरसीएम का ही है, क्योंकि जितना बाकी पेएबल था सारा का सारा आईटीसी से निल हो गया, तो ये आरसीएम हमको कैश में पे कर देना है। बस 13 मिनट्स में हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया। चलो एग्जाम में आपको लिखने के लिए हो सकता है और 10-15 मिनट लग जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है तो आधा घंटा नॉर्मली स्टूडेंट को लग ही जाता है इसको सॉल्व करने में, समवेयर बिटवीन 25 मिनट्स टू हाफ एन आवर, which is okay, the question is manageable. It is just that आपको एक एक पॉइंट को एट अ टाइम देखना है और उसके रिलेशन में नीचे कोई वर्किंग नोट दे दी है तो उसको उसके साथ कनेक्ट कर लो। डरो मत, 14 में से चलो आप 14 अगर नहीं भी ला पाते हो, एक आध एडजस्टमेंट में कभी कंफ्यूज हो जाते हो, इट इज ओके, वो भी टफ नहीं होता है, ध्यान से सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। बट उसको छोड़ भी दो ना तो भी 14 में से 8, 9, 10 लाना तो बहुत ईजी होता है, तो उसके लिए हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है।
बाकी आपको ये समझ में आता है कि आपको हर एक फिगर के लिए क्या करना है, वर्किंग नोट लिख के देनी है। यहाँ पे वीडियो में शॉर्ट में समझाने के लिए मैंने इस तरीके से फटाफट फटाफट से लिख दिया है, बट यू अंडरस्टैंड कि क्यों आरसीएम लगा, क्यों एग्जाम हुआ, क्यों कोई चीज कंसिडर की, क्यों कोई चीज नहीं कंसिडर की। हर एक चीज का आपको क्या लिखना रहेगा, नोट्स में एक्सप्लेनेशन लिखना रहेगा। Also, I always give this advice to students: never start with question number 1, even though you are most confident with that, but still do not start, क्योंकि हो सकता है बड़ा क्वेश्चन होता है, एक तो कुछ ना कुछ ट्रिकी पॉइंट शायद आपको लग जाएगा जो हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो पेपर हमेशा ना क्वेश्चन 3, 4, 5 में से किसी से शुरू करना चाहिए जिसके साथ आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। छोटे छोटे से आंसर्स होते हैं, फटाफट फटाफट आप लिख पाओगे, क्योंकि पेपर आया, शुरू के 20-25 मिनट में एमसीक्यू कर लो, एंड उसके बाद प्लस नेक्स्ट 20-25 मिनट्स में मस्त एक आध दो बड़े क्वेश्चन अगर आपके हो जाए ना, तो वो फर्स्ट 45 मिनट्स में या फर्स्ट हाफ एन आवर में ये पक्का हो जाता है कि हम पास तो हो गए। फिर दिमाग खुद ही चलने लग जाता है। शुरू से क्वेश्चन 1 उठाओगे तो फिर अटक जाओगे कि यार पेपर टफ है, फिर दिमाग में वही वही घूमता रहेगा। तो जो सबसे बेस्ट आता है क्वेश्चन, वो जो स्टार्टिंग के 15 मिनट है उसमें आइडेंटिफाई कर लो मुझे सबसे बेस्ट क्या आता है, उसी क्वेश्चन से शुरू करो। बीट क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 भी है, अगर कोई भी क्वेश्चन है कोई फर्क नहीं पड़ता, फटाफट वो सब कंप्लीट करो, फिर बीच में क्वेश्चन 1 ले लो, एंड उसके बाद आप अपने रिमेनिंग क्वेश्चन ले लो। आई कॉल दिस अ सैंडविच टेक्निक। क्वेश्चन 1 एकदम लास्ट में भी मत रखना, क्योंकि फिर दिमाग में टेंशन रहेगा कि वो कंपलसरी क्वेश्चन बाकी है, बड़ा है, टाइम लगेगा, उसको कहीं पे बीच में ले लो। शुरू करो एकदम इजी जो मस्त आता है, देन टेक क्वेश्चन 1 एंड देन यू डू दी रिमेनिंग क्वेश्चंस। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। मेसर्स दीवा फैशंस, प्रोप्राइटर है दीवा उसकी, ठीक है, रजिस्टर्ड सप्लायर इन लुधियाना पंजाब, और हमको फॉलोइंग डिटेल्स दे रखी है। अल्टीमेटली पूछा क्या है वो देख लेते हैं। पूछा है इन्होंने फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन कंप्यूट जीएसटी लाइबिलिटी, ठीक है, अगेन हमको यहीं पे फिर से जीएसटी लाइबिलिटी कंप्यूट करने का एक क्वेश्चन दे दिया है, तो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहला, सप्लाई ऑफ डिजाइनर सिल्क साड़ीज जो हमने बॉक्सेस में पैक करके दिया है एज पर कॉन्ट्रैक्ट 25 लाख का, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी देखते हैं, सिल्क साड़ी का रेट है 18% और बॉक्सेस का रेट है 28। अब बताओ, कंपोजिट सप्लाई हुई ना, साड़ी ऐसे हाथ में तो दे नहीं दोगे बॉक्स के बिना, तो सीधी सी बात है साड़ी को बॉक्स में तो पैक करना ही पड़ेगा। ये तो नेचुरली बंडल्ड है, कंपोजिट सप्लाई है जिसमें मेन सप्लाई साड़ी है, कोई बॉक्स के लिए तो आएगा नहीं, तो सीधी सी बात है हम क्या करेंगे, 18% रेट से इस पे टैक्स लगा देंगे। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में सॉल्व करके दे दिया है। तो सिल्क साड़ी वाला कॉम्पोजिट सेल हो गया 18%, जहां पे साड़ी का जो रेट है वो प्रिंसिपल रेट है, तो 25 लाख पे आईजीएसटी के हिसाब से हमने 18% गिन लिया। क्यों आईजीएसटी लिया मैम? क्योंकि हम पंजाब में हैं और साड़ी गई है महाराष्ट्र। नाउ सप्लाई ऑफ 600 किट्स एट 1000 ईच, मतलब 600 into 1000 6 लाख होता है। ओ वाओ, जीएसटी के साथ मैथ्स फ्री। टू मिसेस अरोरा इन अमृतसर पंजाब, अब ये भी पंजाब में है मतलब C+S लगेगा। अब इस किट में एक दुपट्टा, एक ब्रॉच और एक लिपस्टिक है। अब ये तो सबको बच्चे को समझ में आता है, इंटर के बच्चे को भी समझ में आता है, ये कुछ नेचुरली बंडल नहीं है, जबरदस्ती का कॉम्बो बना रखा है। साड़ी के साथ लिपस्टिक बेचना कंपलसरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये क्या है, कॉम्पोजिट मिक्स्ड सप्लाई है। अब मिक्स सप्लाई में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट रेट, तो देख लो दुपट्टा ब्रॉच और लिपस्टिक में से हाईएस्ट रेट किसका है, दुपट्टा ब्रॉच और लिपस्टिक तीनों में से हाईएस्ट रेट है 18%, मतलब इसको हम मिक्स्ड सप्लाई मान लेंगे सेक्शन 8B के हिसाब से। एंड मिक्स सप्लाई के हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 18% C+S लग जाएगा, क्योंकि हम भी पंजाब में और वो भी पंजाब में। ओजी बल्ले बल्ले। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेसर्स दीवा फैशंस ऑर्गेनाइजेस अ फैशन शो इन चंडीगढ़। जियोन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड रजिस्टर्ड एंटिटी ने स्पॉन्सर किया है। नाउ अंडरस्टैंड, आरसीएम का प्रोविजन क्या बोलता है, एनी पर्सन, कौनी पर्सन, अरे एनी, अरे कौनी, अरे एनी बोला ना, कोई भी सप्लायर तो हो सकता है, कोई भी सप्लायर हो सकता है, कोई भी पर्सन जिसने स्पॉन्सरशिप सर्विस दिया। किसको दिया, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को, तो आरसीएम लगता है। अब यहाँ पे हम तो दीवा है, ठीक है, तो दीवा तो एनी पर्सन है जिसने स्पॉन्सरशिप सर्विस दे दिया। किसको दिया, तो जियोन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को दिया। अरे जियोन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड मतलब एक बॉडी कॉर्पोरेट हो गई ना, तो वो बीइंग अ रेसिपिएंट आरसीएम में टैक्स पे करेगा। हमको यहाँ पे बीइंग दीवा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो एक आरसीएम सर्विस के सप्लायर हैं, हमने स्पॉन्सरशिप सर्विस सप्लाई की। और ये 1000 बात बताया है, जो स्पॉन्सरशिप का पैसा देता है वो रेसिपिएंट होता है, हमने तो उसको स्पॉन्सरशिप सर्विस करने के लिए अलाउ किया, मतलब हम उसको स्पॉन्सर करने दे रहे हैं, मतलब हम सप्लायर हैं। तो यहाँ ये कंफ्यूज मत हो जाना कि हम रेसिपिएंट है, ठीक है। तो ये सब जो भी अमाउंट सब कुछ इररिलेवेंट है, क्यों, क्योंकि हमने तो एक आरसीएम सप्लाई कर दी है, तो हमारा रेसिपिएंट विच इज जियोन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, अब वो जाने और गवर्नमेंट जाने, हम तो फ्री, हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है। Now 200 kits are given as free gift to customer on occasion of 5th anniversary. Each kit consists of one silk dupatta broch. Cost of each kit is 350. Open market value like and quality available नहीं है, और उस पे हमने ITC भी नहीं लिया था। अब बताओ जनरल रूल क्या बोलता है, नो कंसिडरेशन नो सप्लाई। भाई बिना कंसिडरेशन के अगर सप्लाई बनाना है तो फिर या तो वो शेड्यूल 1 में आना चाहिए,
अब शेड्यूल 1 का पहला पैरा क्या बोलता है, परमानेंट ट्रांसफर बिजनेस एसेट आईटीसी अवेल्ड, इन्होंने बोल दिया आईटीसी नहीं लिया था, उसमें नहीं आएगा। सेकंड बोलता है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, हमने तो इधर क्या किया है, अनरिलेटेड पर्सन को दिया है। अब कस्टमर्स है ना, तो कस्टमर्स तो हमारे रिलेटेड पर्सन होंगे नहीं, मतलब ये यहाँ पे नहीं आता। एंड उसके बाद तो क्या है, एजेंट और इनपुट, एजेंट और इंपोर्ट का है थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ, तो मतलब ये ना तो शेड्यूल 1 में आता है ना अपने गोल्डन रूल में फॉलो होता है, मतलब ये तो नो कंसिडरेशन नो सप्लाई हो गया, इसका हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट दिया तो दिया, जीएसटी तो एक कमर्शियल टैक्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाली चीजों पे नहीं लगेगा और शेड्यूल 1 में भी फॉल नहीं हो रहा है। Then, professional services provided free of cost by Miss Diva to her independent married sister. अब बताओ सिस्टर अपनी रिलेटिव होती है क्या? भाई हमने पढ़ा है कि स्पाउस और चिल्ड्रन, स्पाउस और चिल्ड्रन चाहे कैसे भी हो हमेशा हमारे रिलेटिव होंगे, डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो। लेकिन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर, ये लिखो ना चैट बॉक्स में, क्या इतने मरे पड़े हो। चलो फैमिली कौन होती है ये तो पता ही है ना, स्पाउस और चिल्ड्रन, स्पाउस और चिल्ड्रन तो हमेशा रिलेटेड पर्सन होते हैं। लेकिन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर अगर हम पे डिपेंडेंट होंगे तो रिलेटेड पर्सन होंगे, रिलेटेड पर्सन होंगे तो शेड्यूल 1 में फॉल होंगे, शेड्यूल 1 में फॉल होंगे तो बिना कंसिडरेशन के सप्लाई होगा। वाह 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 मैम, आपको तो बिल्कुल ऐसा ब्रेथलेस गाना चाहिए। कोई बात नहीं, चलो। सो भाई प्रोफेशनल सर्विसेज हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, दीवा ने दिया है किसको, अपनी इंडिपेंडेंट मैरिड सिस्टर को। तो भाई ये तो हमारे रिलेटेड पर्सन है ही नहीं, फिर उसको प्रोवाइड करने के लिए जो भी कॉस्ट लगी हो इट विल बी इररेलेवेंट बिकॉज इंडिपेंडेंट सिस्टर इज नॉट रिलेटिव, डिपेंडेंट सिस्टर इज रिलेटिव। नाउ नो कंसिडरेशन नो सप्लाई, वी गो बाय गोल्डन रूल। देन Diva Fashion enters into a contract on 1st February for 3 years with Miss Shikha, a local model. अब देखो ऐसा का ऐसा ना सेम टू सेम एक क्वेश्चन आपके सप्लाई अंडर जीएसटी के चैप्टर में आईसीएआई स्टडी मटेरियल में ही दे रखा है, जिसमें उन्होंने बताया था कि इसको हम क्या करते हैं, टैक्सेबल करते हैं। पर ये चीज थी जब तक लिक्विडेटेड डैमेजेस का क्लैरिफिकेशन सर्कुलर नहीं आया था, क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन नहीं आया था, उसके पहले की बात। ठीक है, अब जब से गवर्नमेंट ने वो क्लैरिफिकेशन इशू कर दिया है कि अगर लिक्विडेटेड डैमेजेस है, लिक्विडेटेड डैमेजेस जहां पे आप किसी की इंजरी को कॉम्पेंसेट कर रहे हो तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, उस पे जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो वो जो सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर में भी जो क्वेश्चन दे रखा है ना, वो सेम इसके जैसा ही है, जहां पे उन्होंने बोला था कि भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अगर बीच में टर्मिनेट हुआ कॉन्ट्रैक्ट तो जितना भी पैसा है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, ये फोरफिट हो जाएगा। जो भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट फीस होगी वो क्या हो जाएगी, फोरफिट हो जाएगी अगर आपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया। मतलब ये सिंपली क्या है, इंजरी को मेक गुड करने की बात है, यू आर कॉम्पेंसेटिंग समवन्स इंजरी। तो ये लिक्विडेटेड डैमेजेस अब नया जो मे का सर्कुलर आ चुका है उसके बाद से अब ये टैक्सेबल नहीं रहेगा। बस यहाँ पे इन्होंने आईटीसी की तो कोई बात ही नहीं किया, मतलब जो भी है सब कुछ आउटवर्ड की ही बात हो रही है, सारे के सारे अमाउंट्स एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। ओके, मिसेस अरोरा पेड इंटरेस्ट ऑफ 8850 फॉर डिले इन मेकिंग पेमेंट। अब अरोरा किधर है, ढूंढो अरोरा को। अरोरा को हमने क्या बेचा था, ये रही अरोरा को हमने दुपट्टा ब्रॉश और लिपस्टिक बेची थी। तो भाई जब हम दुपट्टा ब्रॉश लिपस्टिक बेचे थे तो उस टाइम पे कौन सा रेट ऑफ जीएसटी लगा था, 18%। एंड नाउ वी अंडरस्टैंड कि जब भी हमको लेट पेमेंट का इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट जो ओरिजिनल प्रिंसिपल सप्लाई होती है उसी रेट से टैक्सेबल हो जाता है। तो जो अपनी ओरिजिनल प्रिंसिपल सप्लाई थी जो अपन ने मिसेस अरोरा को की थी वो 18% से टैक्सेबल था। मतलब ये जो इंटरेस्ट इन लोगों ने दे रखा है जो उससे हमने लेट पेमेंट पे रिसीव किया है वो भी 18% से ही टैक्सेबल होगा। इसका अलग रेट क्वेश्चन में देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम समझते हैं कि जो इंटरेस्ट हमको लेट पेमेंट के कॉन्टेक्स्ट में मिलता है वो प्रिंसिपल सप्लाई के रेट से ही टैक्सेबल होता है। ऑल्सो दे आर सेइंग दिस 8800 इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो कोई बात नहीं, बैक कैलकुलेशन करके एक्सक्लूसिव बना लो। कैसे करोगे, तो देखो कैलकुलेटर लो, उस पे 8850 लिखो डिवाइडेड बाई 118 और फिर परसेंटेज दबा दो तो वो खुद से क्या हो जाएगा, आपका एक्सक्लूसिव फिगर बन जाएगा। यहाँ पे एकदम शॉर्ट कंप्यूटेशन दे दिया मैंने क्योंकि बाकी सब तो टैक्सेबल नहीं है। एग्जाम में आपको रीजन लिख के आना है, ऐसा नहीं कि उड़ा दिया, हर एक चीज का रीजन लिखना क्यों कोई टैक्सेबल है और क्यों कुछ टैक्सेबल नहीं है। एक भी वर्किंग नोट मिस किया आपका हाफ या 1 मार्क जा सकता है। तो सिल्क साड़ी किट और लास्ट में जो इंटरेस्ट मिला है 8850 को 118% से डिवाइड किया तो वैल्यू मिली एंड उसी पे हमने क्या किया 9% सी प्लस एसजीएसटी लगा दिया। मतलब जो ओरिजिनल सप्लाई का नेचर होगा, सीधी सी बात है, इंटरेस्ट का भी वही सेम नेचर और वही सेम रेट हो जाएगा। मस्त, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था। कितने मार्क्स का था ये देखो, दिस वॉज अ 9 मार्क्स क्वेश्चन। नाउ कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं आता क्या, मिक्स्ड सप्लाई नहीं आता क्या,
इंडिपेंडेंट सिस्टर, ये रिलेटेड पर्सन कौन होता है, ये भी हमको आता है। चलो एक शायद आपको कभी लाइफ में कंफ्यूजन हो सकता था, तो इस एक पॉइंट में शायद हो सकता था, क्यों? क्योंकि आईसीआई मॉड्यूल में ही एक क्वेश्चन है इसके जैसा जहां पे टैक्सेबल कर रखा है, बट ये अमेंडमेंट था, सर्कुलर इशू हुआ था, जिसके कारण नोटिफिकेशन इशू हुआ था, जिसके कारण अब लिक्विडेटेड डैमेजेस टैक्सेबल नहीं होते। अरे तो भी 9 में से 7 या 8 मार्क्स लाना तो एकदम आपके हाथ में था ना, कितना सिंपल था। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं समझ में आता है क्या कि प्रिंसिपल रेट से ही चार्जेबल होता है, और इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव कैसे बनाना है, हर चीज का वर्किंग नोट लिख लो। मान लो 9 में से 9 नहीं ला पाते, वैसे तो 9 में से 9 लाने वाली ही बात थी इस क्वेश्चन में, पर फिर भी नहीं ला पाते तो भी 7 या 8 मार्क्स तो इजीली मैनेजेबल थे ना। तो अभी तक भी हमको किसी भी क्वेश्चन में डर लगे वैसा तो कुछ नहीं आया है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वैल्यूएशन, वैल्यूएशन मस्त, अपना फेवरेट, पता ही होता है कस्टम्स में आने ही वाला है, और एकदम से स्कोरिंग भी होता है ये क्वेश्चन। तो लेट्स सी। ABC Industries of Mumbai imported certain goods from United States of America, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स दे रखा है $40,000, ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम फैक्ट्री टू पोर्ट ऑफ शिपमेंट, ओके, विच इज $800, फ्रेट चार्जेस। अब एक चीज समझ में आ गई कि जो केस है वो एयर का नहीं है, शिप का है। अब अगर एयर का केस होता है तो हम हमेशा कंपेयर करते हैं एक्चुअल या 20% ऑफ एफओबी विचएवर इज लोअर, लेकिन शिप के केस में जब हमको एक्चुअल फ्रेट दिया होता है तो हम अपनी नाक नहीं अड़ाते हैं, जो एक्चुअल फ्रेट दिया होता है उसी को हम फ्रेट ले लेते हैं। किसके केस में? शिप के केस में। तो फटाफट से सबसे पहले अपन अपनी एफओबी, एडजस्टेड एफओबी निकाल लेते हैं। तो एफओबी क्या हो जाएगी अपनी 40,000, और प्लस फैक्ट्री से लेके पोर्ट ऑफ शिपमेंट तक का खर्चा भी एफओबी में ही आ जाता है, बिकॉज वंस दिस गुड्स आर लोडेड इनटू शिप तब हम बोलते हैं कि वो एफओबी वैल्यू हो गई। तो ये $800 भी क्या आ जाएंगे? एफओबी का ही पार्ट बन जाएंगे। उसके बाद ठीक है, ये फ्रेट चार्जेस तो 10(2) का एडजस्टमेंट हो गया। पहले हम देख लेते हैं कि 10(1) का कोई एडजस्टमेंट बचा है क्या, मतलब हमको एक फाइनल एडजस्टेड एफओबी का फिगर चाहिएगा। लाइटरेज चार्जेस दे रखे हैं, ये भी हाँ एक और चीज, लाइटरेज और डेमरेज बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। देखो लाइटरेज होता है ना, वो एयर के केस में तो पॉसिबल ही नहीं है। समझो लाइटरेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये पोर्ट है, ठीक है, ये बड़ा सा मदर वेसल आया है। अब इस मदर वेसल को यहाँ पे आने की जगह नहीं है, तो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी सी शिप इधर भेज देते हैं, जिससे यहाँ पे सामान अनलोड होके और फिर अल्टीमेटली पोर्ट पे आ जाता है। अब एयर के केस में ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि हम फ्लाइट को बोले कि भाई तू हवा में घूम, एक छोटी फ्लाइट भेजते हैं जिसमें हवा में ही सामान ट्रांसफर करके इधर भेज देना। तो ये जो डाउट स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम लाइटरेज चार्ज अगर एयर के केस में दिया तो, अरे कैसे देंगे, हवा में घूमेगा क्या प्लेन रुकने के लिए ताकि छोटे प्लेन में सामान को ट्रांसफर कर सके? दैट्स नॉट पॉसिबल। बट इफ वी टॉक अबाउट डेमरेज, तो यहाँ पे ये लोग क्वेश्चन में एयर डेमरेज भी देते हैं, शिप डेमरेज भी देते हैं। तो अंडरस्टैंड, शिप डेमरेज कैसा भी हो, कोई भी हो, हमेशा फ्रेट का पार्ट बनता है। शिप डेमरेज, ये मैंने क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग वीडियो में भी 100 बार चिल्ला चिल्ला के बताया है कि शिप डेमरेज जो है वो हमेशा आपके फ्रेट का पार्ट बनता है, और एयर डेमरेज अगर क्वेश्चन देता है तो वो कभी भी आपके फ्रेट का पार्ट नहीं बनता है। गांठ मार लो, लिख लो, ऐसा गजनी की तरह इधर लिख डालो कि एयर डेमरेज होगा तो फ्रेट का पार्ट नहीं बनेगा, लेकिन शिप डेमरेज होगा तो हमेशा फ्रेट का पार्ट बनेगा। उसके अलावा अब एक बार गुड्स आ गए, अब फिर पोर्ट से लेके इनलैंड कंटेनर डिपो, हाँ ये हमको पता है कि हम ऐड नहीं करते फ्रेट में। और उसके अलावा कोई डिजाइनिंग चार्जेस है जो न्यू दिल्ली में पे किया है, अब समझो डिजाइनिंग चार्जेस इंडिया के बाहर कहीं पे किए रहते हैं तो एडजस्टेड एफओबी का पार्ट बनते हैं, बट इंडिया में ही पे किए होते हैं तो इसको भी हम IGNORE इग्नोर कर देते हैं। इसके अलावा बिल ऑफ एंट्री का डेट दिया, एंट्री इनवर्ड, अब ये तो पता ही है हमेशा ये एक्सचेंज रेट बिल ऑफ एंट्री का ले लेते हैं, और ड्यूटी बिल ऑफ एंट्री या फिर डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स विच एवर इज लेटर। तो लेटर के हिसाब से 16(2) और 16(3) दिया है, तो 16(3) विल बी लेटर, तो 10% तो लग जाएगा बेसिक कस्टम ड्यूटी। सोशल वेलफेयर सरचार्ज ना बोले तो भी 10% होता है, और IGST इन्होंने 12% दे दिया है। अब इनको असेसेबल वैल्यू और ड्यूटी अमाउंट ढूंढ के देना है। सब कुछ पढ़ लिया है तो अब तो एकदम सिंपल ही है कि यहाँ पे ये 40,000 और $800 ये क्या बन जाएगा, अपना एफओबी बन जाएगा, क्योंकि और कोई 10(1) का एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद जो भी है सब कुछ फ्रेट है, और फ्रेट तो 10(2) का एडजस्टमेंट होता है। 10(1) 10(2) तो पता है ना, हाँ वैल्यूएशन में हम 10(1) 10(2) के एडजस्टमेंट्स करते हैं। अंडरस्टूड, ठीक है। अब रेट ऑफ एक्सचेंज समझ में आ गया 40। अब कुछ फिगर्स यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिए, रुपीज में दे दिए, तो इट इज बेनिफिशियल कि हम सब कुछ अभी ही रुपीज में कन्वर्ट कर लें। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 70 करके रुपये ले लिया। अब ये तीनों जो है ना, ये तीनों फ्रेट ही है, फ्रेट भी फ्रेट है, लाइटरेज भी फ्रेट का पार्ट होगा, और डेमरेज भी फ्रेट का चार्ज होगा, मतलब ये अपना टोटल फ्रेट आ गया इस पर 10(2). अब इंश्योरेंस क्वेश्चन में नहीं बोला है, इसको भूल नहीं जाने का। इतने सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं तो हम एकदम भावुक होकर खुश हो जाते हैं कि अरे अपन को सब आता है सब आता है, अरे सब आता है के चक्कर में तुम इंश्योरेंस भूल जाओगे, बिकॉज क्वेश्चन बोले ना बोले फ्रेट और इंश्योरेंस तो हमेशा आएगा ही आएगा। तो ये अपनी एफओबी
इसका क्या करना है, 1.125% ले लो जो कि इंश्योरेंस बन जाएगा। तो ये अपने को सीआईएफ वैल्यू मिल गई। अब सीआईएफ मिलने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं है, इसका 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज, सबका टोटल करके उस पर 12% आईजीएसटी लगा दो एंड यू गेट योर फाइनल वैल्यू एंड यू गेट योर फाइनल। डिजाइनिंग चार्जेस इंडिया में है तो इग्नोर कर देना, क्योंकि शिप का केस है, एक्चुअल फ्रेट दिया है तो ले लेना। एयर का केस होता तो हम इसको क्या करते, कंपेयर करते। वैसा भी एक क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो में डाल रखा है। और शिप डेमरेज को हमेशा इंक्लूड करना, एयर डेमरेज को नेवर, कभी भी इंक्लूड मत करना। ये तो भाई बहुत सिंपल है, ठीक है। ऐसे वैल्यूएशन के क्वेश्चंस तो क्वेश्चन बैंक में भर भर के पड़े हैं, तो फिर इसमें गलती होने का तो कोई चांस आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन इन ब्रीफ वेदर द बिलो मेंशन्ड इंडिपेंडेंट केसेस जो है वो एग्जेम्प्ट होंगे या टैक्सेबल। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, मस्त होते हैं। देखो 5 मार्क का होता है, पता है 5 क्वेश्चन पूछे, सब कुछ 1-1 मार्क कैरी करेगा। तो अब एग्जेम्प्ट है टैक्सेबल है बताना है, मतलब एग्जेम्पशन चैप्टर आता है तो वेरी गुड। और मोस्टली इसमें आ जाता है, हो सकता है एक आध में डाउट आ जाए तो भी 5 में से इसमें ना कोई फिर डाउट नहीं होता है। जो सही है उसका सही मार्क्स मिल ही जाएगा, जो गलत है उसका मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो, सबसे पहला, हिमालयन वॉन्डरर्स कैंप साइट रजिस्टर्ड एंटिटी अंडर जीएसटी हैज फिक्स्ड अप वेरियस टेंट्स इन शिमला फॉर लॉजिंग पर्पसेस, जो कि हम टूरिस्ट को देते हैं। अब टेंट जो भी दिया है ये उसका रेंट है, टेंट का रेंट है। अब ये चीज मैंने बहुत बार बता दी कि भाई ये जो लॉजिंग पर्पस वाला होता है ना, वो सिर्फ वो धर्मशाला में जो रिलीजियस प्रीमाइसेस होते हैं उसके प्रेसिडेंट्स में वो जो ट्रस्ट वगैरह रूम रेंट पे देते हैं, तो उसमें लेस देन 1000 तक का एग्जेम्पशन मिलता है। इसके अलावा वो जो होटल पे जो एग्जेम्पशन था, सालों पहले हुआ करता था कि 1000 रुपए तक का होटल का रूम होगा तो उस पर एग्जेम्पशन मिलेगा, वो सब कुछ हट चुका है। कोई भी लॉजिंग पर्पज से आप रूम, कैंप, इन कुछ भी बुक करो, एवरी थिंग इज फुल्ली टैक्सेबल। तो ये 600,000 सिर्फ कंफ्यूज करने आपको फिगर्स अलग अलग से दे रखी है। सब कुछ जो भी टोटल कंसिडरेशन, एवरीथिंग विल बी चार्जेबल बिकॉज होटल्स, कैंप्स, इन पे अब कोई भी एग्जेम्पशन नहीं रखा है गवर्नमेंट ने। बाकी फेबल्स इन्फोटेक एलएलपी एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है जिसका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस हैदराबाद में है। नाउ एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद नीता सर्विसेज फॉर प्रोवाइडिंग एयर कंडीशनड मिनी वैन्स। हमको क्या करना है, अपने फीमेल एम्प्लॉयज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, नाइट शिफ्ट में फीमेल एम्प्लॉयज को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए हमने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अवेल किया है। अब ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में कैब और रिक्शा वगैरह में एग्जेम्पशन मिलता है, लेकिन वो मीटर्ड कैब, स्टेज कैरेजेस वगैरह में, इधर तो अपन ने मस्त एसी वैन्स बुक की है, तो भाई एसी कैब तो टैक्सेबल होता है, ये तो हमेशा बता ही रखा है, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ये तो एयर कंडीशन देख के दिमाग चल जाना चाहिए कि इसके लिए तो कोई एग्जेम्पशन गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। हम तुम सर्विसेज लिमिटेड है, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, प्रोवाइडिंग केटरिंग सर्विसेज टू बलजातन आंगनवाड़ी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, प्रोवाइडिंग प्री स्कूल एजुकेशन। अब ये भी एग्जेम्पशन चैप्टर में क्लियरली बोल रखा है कि भाई कोई भी स्कूल अगर इनवर्ड सर्विस लेती है केटरिंग का तो वो एग्जेम्प्ट होता है, सॉरी। और आंगनवाड़ी को भी हम प्री स्कूल मानते हैं, तो ये जो भी आप फूड वगैरह सप्लाई करते हो आंगनवाड़ी को, वो भी जीएसटी में एग्जेम्प्ट हो जाता है। मतलब ये तो एज इट इज एक एग्जेम्पशन एंट्री है जो नोट्स में दे रखी है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। 50 women from different cities pursuing diploma in management courses participated in a leadership program in IIM जो कि 9 months का था। अब ये भी एजुकेशनल सर्विस में क्लियर कट एंट्री है कि अगर 1 साल से बड़ा वाला प्रोग्राम होता है IIM में जिसमें आपको कोई डिग्री मिलती है, डिग्री तो एग्जेम्पशन होता है, बट ये पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है जो 1 साल से छोटे प्रोग्राम होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, टैक्सेबल हो जाते हैं। नोट्स में आपको एज इट इज IIM का पॉइंट मिल जाएगा एजुकेशनल सर्विसेज के एग्जेम्पशन वाले ब्लॉक में। Then Mr. Ashok rented his residential flat to his friend Kishore, who is not registered, for his medical clinic. Now understand, residential property given for residential purpose to unregistered person is exempt. Once again, residential property given to any unregistered person for residential purpose is exempt. इधर property भले residential है पर purpose क्या है, commercial है, क्योंकि वो अपने clinic के लिए उसको use करने वाला है। This is the not a residential purpose and therefore it will be taxable. इन्होंने मस्त घुमाया, आपको इधर बोल दिया कि रेसिडेंशियल फ्लैट है तो आप सोचोगे सामने वाला तो अनरजिस्टर्ड है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी देना एग्जेम्प्ट होता है। अरे बट मैं हमेशा हर लेक्चर में आप देखना, अगर कोई 6-7 महीने पुराना लेक्चर भी है उसमें भी मैंने ऐसे ही बोला होगा, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंशियल पर्पस होगा तो एग्जेम्प्ट होगा। इधर अपना पर्पस रेसिडेंशियल नहीं है, मतलब ये टैक्सेबल हो जाएगा। वेरी सिंपल 5 मार्कर क्वेश्चन दिस वाज। चलो
उसके बाद ये एक अच्छा क्वेश्चन इन लोगों ने इस बार पूछ लिया था नया, जहां पे शायद आप बोल सकते हो कि हाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा हो सकता है, क्योंकि एक तो ना इसके ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशंस पॉसिबल है। मतलब जो इन्होंने सजेस्टेड दिया है वो तो ठीक है, इन्होंने खुद ही यहाँ पे बोला है कि देखो इसके ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशंस तो ठीक है, इसके ऑल्टरनेट आंसर्स भी पॉसिबल है। आई विल टेल यू व्हाट ऑल्टरनेट आंसर्स आर पॉसिबल। एक बार इन्होंने क्या किया है वैसे सॉल्व करके देख लेते हैं। चलो, सो मिस्टर एक्स अ ट्रेडर डीलिंग एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स, और अभी हम नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे करते हैं लेकिन हम कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए भी एलिजिबल है अगर लेना चाहे तो। अब हमको डिटेल्स दे रखी है और यहाँ पे कौन सी स्कीम हमारे लिए बेनिफिशियल होगी इन्होंने पूछा है। मतलब ये पूरा डेटा यूज करके अल्टीमेटली हमको किसमें ज्यादा पैसा कमाने मिलेगा वो अपने लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, इनवर्ड सप्लाईज उन्होंने बोली है जो कि हमने रजिस्टर्ड पर्सन से लिया है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। मतलब 70 लाख का इनवर्ड सप्लाई लिया है हमने, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी फिगर है ये 12%। अब बताओ अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में हूँ या रेगुलर स्कीम में हूँ, जब मैं रजिस्टर्ड पर्सन से परचेस करूं मुझे उसको जीएसटी तो पे करना पड़ेगा। पर कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या दिक्कत होगी कि ये जो जीएसटी पे करूंगी इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक कॉम्पोजिशन पर्सन क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं होता है। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन को क्या होगा, इसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो इफ आई गो टू सजेस्टेड तो यहाँ पे मेरा कॉस्ट ऑफ इनवर्ड सप्लाईज पूरा सिर्फ और सिर्फ 70 लाख ही बनेगा। क्यों? क्योंकि जितना मैं टैक्स पे करूंगी बीइंग अ नॉर्मल पर्सन, being a regular scheme person, whatever tax I pay on my inward supplies, I get ITC of the same. See, I get ITC of the same. But being a composition person, I am not eligible to claim ITC, and therefore entire 78,40,000, मतलब 70 लाख plus 12% GST, ये मेरा पूरा cost of inward supplies बन जाएगा। Then second they are saying आउटवर्ड सप्लाई किया है वो अनरजिस्टर्ड कस्टमर को किया है। अब देखो कस्टमर भले अनरजिस्टर्ड हो, आप रजिस्टर्ड हो मतलब जीएसटी तो आ जाएगा, सप्लायर का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। एंड योर सेल प्राइस ये लोग बोल रहे हैं इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 90 लाख दे रखा है। मतलब इस 90 लाख में क्या है, 12% जीएसटी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक्सक्लूजन मतलब एक्सक्लूडेड बनाएंगे, एक्सक्लूसिव बना देंगे। तो अगर 90 लाख इंक्लूसिव ऑफ 12% है तो 90 लाख डिवाइडेड बाय 112% करोगे तो टैक्सेबल वैल्यू कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 8035,714, और उसका 12% जीएसटी आपको क्या करना है, पे करना है। बट समझो ये भी आपको आउट ऑफ पॉकेट पे नहीं करना होता है। वॉट एवर यू पे अंडर रेगुलर स्कीम यू कलेक्ट फ्रॉम योर कस्टमर एंड यू पे टू गवर्नमेंट। मतलब ये जो मैंने पे किया है ना, ये मैंने कस्टमर से ही कलेक्ट किया होगा और मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया होगा, ये मेरा आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस नहीं बनता है। वेयरएज कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या होगा, अगर मैं 90 लाख का सेल करती हूं तो बीइंग अ सप्लायर ऑफ गुड्स मुझे 1% उस पर टैक्स भरना पड़ेगा, विच विल बी 90,000। Now understand this 90,000 I have to pay out of my own pocket, and now this becomes a part of cost because under a composition scheme you are not allowed to collect tax from your customer। अब यहाँ पे बहुत ही एप्ट एक ऑल्टरनेटिव आंसर पॉसिबल है। समझो 90 लाख इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी फिगर है, मतलब मैं जीएसटी कलेक्ट करूं अगर कस्टमर से तो 90 लाख पे बेचूंगी। अब अगर मैं कॉम्पोजिशन पर्सन हूं तो मैं इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी फिगर पे क्यों बेचूंगी, मैं तो टैक्सेबल वैल्यू वाली फिगर पे ही बेचूंगी ना, क्योंकि मुझे तो जीएसटी कलेक्ट करना ही नहीं है। तो वेरी वेल, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में सीधा एक ही वैल्यू दी है 90 लाख सेल्स की वैल्यू, इसलिए इन लोगों ने आंसर में 90 लाख ले लिया है। लेकिन अगर आप इसको इधर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स लेते, मतलब 90 लाख डिवाइडेड बाई 112% करते, तो भी वो ठीक सोच थी आपकी। इन्होंने नोट में खुद बोला है कि ऑल्टरनेटिव आंसर पॉसिबल है, क्योंकि मैं क्यों टैक्स वाली फिगर के साथ बेचूं। अगर मैं कॉम्पोजिशन पर्सन हूं तो मेरे कस्टमर तो फिर इनडिफरेंट हो जाएंगे ना, मुझसे खरीदे रेगुलर स्कीम से खरीदे, मुझसे खरीदने पे उनको सस्ता पड़ना चाहिए ना ऑब्वियसली, क्योंकि उनको जीएसटी नहीं लग रहा है। इस बेसिक सोच से भी हमको समझ में आता है कि हम 90 लाख को एक्सक्लूसिव कर सकते थे, बट स्टिकिंग टू आईसीएआई सजेस्टेड इन्होंने दोनों जगह पे सेम फिगर ले ली। तो रेगुलर में इसको एक्सक्लूसिव बना लिया, लेकिन इधर 90 लाख का 1% ओन पॉकेट से पे कर दिया। ठीक है, और इधर तो ये मेरे कॉस्ट का पार्ट बन गई, बट इधर ये मेरा मुझे जो टोटल पे करना था कस्टमर से कलेक्ट ही किया था, और 70 लाख का मैंने इनवर्ड सप्लाई भी लिया है, जिसपे 12% क्या हो जाएगा, मेरा इनवर्ड सप्लाई का आईटीसी मुझे मिल जाएगा, जो रिड्यूस कर दूंगी। बट ये भी मुझे आउट ऑफ ओन पॉकेट तो पे करना नहीं है, जो कस्टमर से कलेक्ट किया था उसी में से आईटीसी लेस करके ये मैंने पे किया है, तो ये मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। आगे बोला है इनहेरेंट नेचर एक्सपेंसेस है 5,40,000 पर ईयर के, वो तो दोनों में लगते हैं, 4,50,000 वो दोनों में लगते हैं, तो ठीक है 450 का खर्चा मेरा दोनों में लग जाएगा। उसके अलावा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का कॉस्ट नॉर्मल स्कीम में 2 लाख होता है, पर कॉम्पोजिशन स्कीम में 75,000 होता है। तो ठीक है 2 लाख जो मेरा है नॉर्मल स्कीम में बुक रखने का खर्चा, और 75,000 मेरा आरसीएम में बुक रखने का खर्चा, नॉट आरसीएम सॉरी कॉम्पोजिशन।
देन रिटर्न फाइलिंग एक्सपेंसेस नॉर्मल में 48,000 और कॉम्पोजिशन में 12,000, नॉर्मल में 48,000, कॉम्पोजिशन में 12,000। और ये जो इनवर्ट सप्लाईज का कॉस्ट था 70 लाख और इधर 70 लाख प्लस जीएसटी लेंगे, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। सो टोटल कॉस्ट मेरा कितना इन्वॉल्व हो जाएगा, इसको हम टोटल कॉस्ट में कंसिडर नहीं करेंगे। फिर से बता रही हूँ क्यों, क्योंकि जो आप आउटवर्ड गवर्नमेंट को पे करते हो, कस्टमर ने तो आपको क्या दिया, पूरा 90 लाख दिया ना, कस्टमर ने तो आपको पूरा 90 लाख ही दिया है, जिसमें से ही आपको ये पे करना है और बाकी का अपने पास रखना है, सीधी सी बात है। तो दिस इज नॉट योर ओन कॉस्ट, इसलिए इसको आप अपनी कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे। बट कॉम्पोजिशन का 90,000 मुझे अपनी जेब से भरना है, इसलिए वो मेरे कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। एंड बाकी सारे खर्चे तो है ही, सारे खर्चों का टोटल कर लो और सामने आपको क्या मिला, तो इधर मुझे मेरे कस्टमर से 90 लाख मिले और इधर मेरा सेल प्रोसीड 80,35,714 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि बाकी तो टैक्स का अमाउंट था जो मैंने एज इट इज कलेक्ट करके और गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो बाकी तो मैंने एज इट इज कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो मेरी जेब में बीइंग रेगुलर पर्सन इतना ही बचा ना, क्योंकि बाकी तो ऊपर टैक्स में चला गया है। सो दिस इज व्हाट आई कलेक्टेड एज अ रेगुलर पर्सन एंड 90 लाख इज व्हाट I collected as a composition person। तो टोटल कॉस्ट में से टोटल सेल प्रोसीड्स लेस कर दो तो अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट आपका बचा है। तो ये देखने से हमको समझ में आता है कि कॉम्पोजिशन में हमको ज्यादा प्रॉफिट बच रहा है। तो कॉम्पोजिशन में ज्यादा प्रॉफिट बचने से हमारे लिए कौन सी स्कीम बेनिफिशियल रहेगी, तो कॉम्पोजिशन स्कीम बेनिफिशियल रहेगी। बट अगेन सेइंग, यहाँ पे आप इसको अपनी तरीके से अलग अलग सोच से भी प्रेजेंट कर सकते हो। प्लस देयर आर अ लॉट ऑफ अजम्पशंस इन्वॉल्वड, अंडरस्टैंड। इधर इन्होंने ये भी अजम्पशन लिया है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने का खर्चा है, रिटर्न फाइलिंग का खर्चा है, इन सब पे कोई आईटीसी की बात ही नहीं की है इन्होंने, मस्त सीधा अजम्पशन ले लिया। देखो सीधा सीधा अजम्पशन ले लिया है कि इनहेरेंट एक्सपेंसेस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेंटेनेंस कॉस्ट, रिटर्न फाइलिंग एक्सपेंसेस, इनमें कोई आईटीसी इन्वॉल्व ही नहीं है। वरना समझो इन सब में आईटीसी इन्वॉल्व होता तो कॉम्पोजिशन स्कीम में सारा आईटीसी अपने कॉस्ट का पार्ट बन जाता, बट रेगुलर स्कीम में ये सारा आईटीसी अपन को मिलता और ये कॉस्ट का पार्ट ना बनता। तो ये सारी चीजें इन्होंने आंसर में कंसिडर नहीं की है। और ठीक है, क्वेश्चन ने कोई फिगर या कोई हिंट भी नहीं दिया था कि इन सब के ऊपर आईटीसी होगा या लगाओ या ये रेट ऑफ जीएसटी होगा। तो कोई हिंट ना होते हुए हम रेट अपने मन से तो अज्यूम नहीं कर सकते हैं। सो दिस वॉज काइंड ऑफ अ गुड क्वेश्चन आई कैन से, बट यहाँ पे भी ऑल्टरनेटिव आंसर्स पॉसिबल है। तो पॉसिबली आपने जो सोच के किया है वो सही बिल्कुल हो सकता है, इवन दो योर आंसर इज नॉट मैचिंग विद सजेस्टेड एंड आई हैव गिवन यू ऑल्टरनेटिव पॉसिबल थिंग्स ऑल्सो, जो कि हो सकता था। चलो, now importer Mr. M is engaged in importing and distributing sports goods. He imports sports product from Mr. Q of Malaysia and sells it under brand name True Speed. To publicize the product, हम क्या करते हैं, मार्केटिंग पे खर्चा करते हैं। तो बताओ क्या ये वैल्यू का पार्ट बनेगा? ओए क्यों बनेगा भाई, पोस्ट इंपोर्ट एक्टिविटी है। कोई चीज इंपोर्ट कर ली, अब घर में तो नहीं रखूंगी ना, इंपोर्ट करने के बाद मैं उसको बेचना चाहती हूँ, इसलिए मैंने मार्केटिंग का खर्चा इनकर किया है। ये कोई कंडीशन ऑफ सेल थोड़ी ना थी कि इंपोर्ट करने पे आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा कंडीशन ऑफ सेल होता है तो 10(1) के एडजस्टमेंट्स में हम उसको कंसिडर करते हैं वैल्यू का पार्ट। बट यहाँ पे तो सीधी सीधी सी बात है ना कि हमको यहाँ पे कोई कंडीशन तो सेल से अटैच थी नहीं, इंपोर्ट से अटैच थी नहीं, ये तो हम अपने हिसाब से पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगी। नाउ अंडरस्टैंड, नॉर्मली हम बोलते हैं कि वैल्यूएशन का वेटेज 5 मार्क्स होता है, बट यहाँ पे तो 10 मार्क्स का वेटेज पूछ लिया इन्होंने इस May 23 अटेम्प्ट में। क्यों? क्योंकि 5 मार्क्स वो ऊपर तो क्वेश्चन आ ही गया, ये वाला किधर गया किधर गया किधर गया। See this valuation question भी just now solved of 5 marks and plus उसके अलावा इन्होंने ये छोटा थ्योरी क्वेश्चन और पूछ लिया इधर, और ये भी 5 मार्क का दिया है। मतलब वैल्यूएशन अकेले चैप्टर का वेटेज इधर 10 मार्क का हो चुका है। सो आप वेटेजेस को लेके इतना ज्यादा पिकी नहीं हो सकते हो। आईसीएआई ऐसा करती रहती है कि एक ही चैप्टर में से कई बार खूब सारा पूछ लेती है और बाकी कई सारे चैप्टर्स इग्नोर भी हो जाते हैं। डन, ये टैक्सेबल और ये सब हमने अपने हिसाब से डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 4। अब एकदम सिंपल है, अब पेपर में कुछ बचा ही नहीं है, अब आपको सब कुछ आता ही होगा, फटाफट फटाफट से हो जाएगा। देखो, एवर यंग मैन्युफैक्चरर्स एलएलपी और रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। अरे यार, ये इन्वर्टेड रेटेड का क्वेश्चन है, आने ही वाला था एग्जाम में। रिविजन वीडियो में भी May 23 के रिविजन वीडियो में बोल दिया था कि ये क्वेश्चन तो आने ही वाला है एग्जाम में, मेरे को पक्की पक्की सी फीलिंग आ रही है। और यही सेम क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, यही सेम क्वेश्चन मैंने रिविजन वीडियो में भी सॉल्व करवाया था और वही एग्जाम में आया है। तो देख लो, इन्वर्टेड रेटेड स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, बाकी सारी कंडीशंस हमने फुलफिल कर रखी है, विच इज ओके। अब इन्वर्टेड रेटेड स्ट्रक्चर क्या बोलता है नरेश? यही चीज मैंने अभी बताई ना कि जो इनवर्ड एक्सपेंसेस का खर्चा है उस पर क्या आईटीसी होगा। आपने शायद सुना नहीं ध्यान से, बट अभी मैंने क्लियरली ये चीज बताई कि भाई इधर कहाँ गया वो क्वेश्चन,
ये रहा। हाँ, अभी मैंने बोला कि इन लोगों ने ये अजम्पशन ले लिया है कि रिटर्न फाइलिंग एक्सपेंस, बुक्स को मेंटेन करने का खर्चा, इनहेरेंट एक्सपेंसेस, इन पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं हुआ है क्योंकि क्वेश्चन ने कोई रेट नहीं दे रखा था। ये अजम्पशन लिया है। आप चाहो तो अल्टरनेटिव अजम्पशन भी ले सकते हो कि भाई इन सब में भी तो आईटीसी इन्वॉल्व होगी, तो उस आईटीसी से भी तो हमको बेनिफिट मिलेगा, बट ये इनका अजम्पशन है। क्योंकि क्वेश्चन ने कोई और हिंट नहीं दिए तो अजम्पशन वैलिड भी है। ओके, नाउ आउटवर्ड सप्लाई का इधर रेट है 5%, इधर रेट है 12%। इनवर्ड की अगर बात करें तो रेट इज 12% इन केस ऑफ इनपुट्स। सर्विसेज का 5% है और कैपिटल गुड्स का 18% है। नाउ वी अंडरस्टैंड कि इन्वर्टेड रेट टर्नओवर में हमको कैपिटल गुड्स से कोई मतलब नहीं होता है, हम हमारे इनपुट्स का रेट देखते हैं। रेट देखने के लिए नेट आईटीसी में तो सिर्फ और सिर्फ इनपुट ही आता है, नेट आईटीसी में ना तो इनपुट सर्विस आता है ना ही कैपिटल गुड्स आता है इन केस ऑफ इन्वर्टेड रेटेड टर्नओवर। तो भाई मेरा नेट आईटीसी कितना हो जाएगा? 12% से मैंने 35 लाख का इनपुट लिया है, 35 लाख का 12% मतलब 4,20,000 का मेरा क्या है? नेट आईटीसी है। अब ये नेट आईटीसी तो पूरे टर्नओवर के लिए है, लेकिन मुझे जो रिफंड है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टेड टर्नओवर के लिए मिलना चाहिए, मतलब जिसका आउटवर्ड का रेट इनवर्ड से कम है। अब इनवर्ड का रेट 12% है और इस आउटवर्ड का रेट 5 है और इसका 12 है, मतलब सिर्फ और सिर्फ जिसका 5% रेट है वही मेरा इन्वर्टेड टर्नओवर होगा। यहाँ पे तो 12 सेम है तो वो तो इन्वर्टेड होगा नहीं। तो मेरा जो नेट आईटीसी है 4,20,000 का, उसको मैं अपोर्शन कर दूंगी। मेरा इन्वर्टेड टर्नओवर कितना है? 50 लाख है, क्योंकि यहाँ पे रेट इज 5%, और मेरा टोटल टर्नओवर कितना हो जाएगा? तो 50,50,000। दिस इज माई नॉन इन्वर्टेड टर्नओवर। आई विल अपोर्शन 4,20,000 इंटू 50 लाख विच इज इन्वर्टेड अपॉन 15,50,000 विच इज टोटल। लेकिन पूरा रिफंड थोड़ी ना देंगे, जो इन्वर्टेड टर्नओवर है उस पर कुछ पे भी तो करना रहेगा। तो 50 लाख का 5% जो तो हमको एक्चुअली पे करना है। और ये जो अमेंडमेंट से फॉर्मूला चेंज हुई थी, पहले तो यहीं पे ये क्लोज हो जाता था, इसका रिफंड मिल जाता था, बट उसके बाद फॉर्मूला चेंज हुई कि अब हम ऐसा भी क्यों अज्यूम करें कि पूरा का पूरा 50 लाख का 5% हम इनपुट में से ही पे करने वाले, इसको भी अपोर्शन करो। तो ये नेट आईटीसी जो सिर्फ और सिर्फ इनपुट का था, और यहाँ पे हम अपॉन कर देते हैं इनपुट प्लस इनपुट सर्विसेज का आईटीसी। तो इनपुट सर्विसेज 5 लाख का 5% विच इज 25,000, ये भी हम अपोर्शनमेंट में ले लेते हैं। मतलब हम ऐसा मान रहे हैं कि जो भी हमको इन्वर्टेड रेटेड पे आउटवर्ड पे करना है वो हम इनपुट एज वेल एज इनपुट सर्विसेज से प्रोपोर्शनेटली पे कर लेंगे। तो जितना इनपुट से पे कर रहे हैं उतना आप यहां से रिड्यूस कर लो और आपकी रिफंड की फिगर मिल जाएगी। ऐसा ही सेम टू सेम एग्जाम्पल मैंने रिफंड अंडर जीएसटी के रिविजन वीडियो में करवा रखा है। अगर आपको और थोड़ा सा समझना है तो आप रिविजन वीडियो को भी यहाँ पे देख सकते हो। बट आई फील दिस क्वेश्चन वाज एक्सट्रीमली सिंपल और यहाँ पे आपको फुल 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलने ही चाहिए थे। अगर आपको रिविजन देखा था, सुना था, तो यू अंडरस्टैंड कि ये तो हॉट अमेंडमेंट था, एग्जाम में आने ही वाला था, सबको पता था, बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था ये। चलो, तो इनपुट ही सिर्फ नेट आईटीसी में आएगा, उसको अपोर्शन कर लेना इन्वर्टेड रेटेड टर्नओवर के हिसाब से और लेस कर लेना कितना पे करना है। पर पूरा क्यों इनपुट से पे करें, तो इसको भी हम अपोर्शन कर लेते हैं इनपुट सर्विस से। और जो कैपिटल गुड्स का रेट होता है वो तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट हो जाता है इनवर्ड के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ई वे बिल किसमें रिक्वायर्ड होगा और किसमें नहीं रिक्वायर्ड होगा। तो लेट्स सी। SB Electricals Limited, a registered supplier of electronic goods, is required to send from Delhi consignment to be replaced under warranty. हमको हरियाणा भेजना है and the value of consignment is 65,000। बात खत्म यार। आप सप्लाई के लिए मूवमेंट करो या रीजन अदर देन सप्लाई के लिए मूवमेंट करो। अगर मूवमेंट है और कंसाइनमेंट वैल्यू ग्रेटर देन 50,000 है, मतलब ई वे बिल तो रिक्वायर्ड हो ही जाता है। यहाँ पे ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है कि अगर ई वे बिल चैप्टर से क्वेश्चन आता है, दे कीप आस्किंग दिस कि अदर देन सप्लाई के रीजन से हमने मूवमेंट किया है, लेकिन ई वे बिल सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में है ही नहीं। ई वे बिल तो मूवमेंट के कॉन्सेप्ट पे है। गुड्स आपने मूव किए ना, फिर चाहे सप्लाई के रिलेशन में किए हो तो इनवॉइस के साथ ई वे बिल बना दो, अदर देन सप्लाई के रिलेशन में किया हो तो डिलीवरी चलान के साथ ई वे बिल बना दो, लेकिन ई वे बिल तो बनाना ही है अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। फिर भले ही सप्लाई के लिए मूवमेंट हो या अदर देन सप्लाई के लिए मूवमेंट हो, आपको ई वे बिल लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्री लिमिटेड रजिस्टर्ड इन केरला sends goods to his job worker in Tamil Nadu। अरे बताओ, इंटरस्टेट मूवमेंट फ्रॉम प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, कंसाइनमेंट वैल्यू कितनी भी हो, 1 रुपया हो या 1 करोड़ रुपया हो, अगर इंटरस्टेट मूवमेंट होता है प्रिंसिपल और जॉब वर्कर के बीच, मतलब मैंडेटरी ई वे बिल चाहिए होता है। ई वे बिल चैप्टर के शुरुआत के फर्स्ट पेज पे ही इसका मैंने चार्ट बनाया हुआ है, तो इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कस्टम्स अथॉरिटीज ऑफ इंडिया नोटिस्ड दैट देयर इज एन इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ सोलर पीवी। अब ये सेफगार्ड ड्यूटी का क्वेश्चन आईसीआई मॉड्यूल में भी दे रखा है, क्वेश्चन बैंक में भी दे रखा है। टाइप्स ऑफ ड्यूटी चैप्टर में अगर कोई कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है तो ये अकेला ही है और यही बार बार एग्जाम में आता भी रहता है और एकदम सिंपल है। मतलब इसमें तो अगर आप एक भी मार्क खो दो तो फिर तो
बहुत गलत हो जाएगा कि इसमें तो आपको मार्क्स आने ही चाहिए, एक ही तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पूरे टाइप्स ऑफ ड्यूटी चैप्टर में। लेट्स सी, कस्टम अथॉरिटीज ऑफ इंडिया नोटिस दैट देयर इज एन इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ सोलर पीवी, इसलिए उन्होंने सेफगार्ड ड्यूटी रेकमेंड की है कितनी, 25% की, ठीक है। उसके बाद लैंडेड प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ ड्यूटी, मतलब इन लोगों ने अपनी असेसेबल वैल्यू दे दी है 30 लाख, आईजीएसटी का रेट 12%, बीसीडी 10 और एसडब्ल्यूएस 12 और एसडब्ल्यूएस 10%, ठीक है। तो कुछ तो करना ही नहीं है इसमें, असेसेबल वैल्यू 30 लाख है, 10% उसका बीसीडी हो जाएगा 3 लाख, बीसीडी का 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज 0.3 लाख। अब सेफगार्ड ड्यूटी ऐड करनी होती है, बट ध्यान रखना कि सेफगार्ड ड्यूटी हमेशा असेसेबल वैल्यू पे लगती है, बीसीडी और एसडब्ल्यूएस पे नहीं लगती। ये चीज भी आई मीन 100 से 200 टाइम्स तो आपने सुन ही रखी होगी लाइफ में कि भाई जो सेफगार्ड ड्यूटी होती है वो सीधा सीधा असेसेबल वैल्यू पे लगाना, कभी भी बीसीडी या एसडब्ल्यूएस पे मत लगाना। तो ये जो सेफगार्ड ड्यूटी हमने 30 लाख का 25% डायरेक्टली ले लिया, टोटल किया पूरे, आईजीएसटी तो सब पे लग जाता है, तो सारे के सारे टोटल पे हमने आईजीएसटी लगा दिया, ये फाइनल अमाउंट मिल गया, इसमें से ये लेस कर दो, मतलब 45.96 माइनस 30 लाख कर दो, तो आपको मिल जाएगा आपकी टोटल ड्यूटीज, मतलब यहाँ पे आपने 15.696 लाख की टोटल ड्यूटीज पे करी है। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या आपका आंसर चेंज होगा क्या अगर एसईसी यूनिट को सप्लाई किया है। हाँ, तो सेफगार्ड ड्यूटीज के हम एक्सेप्शंस में पढ़ते हैं कि अगर आपने सप्लाई किया है एसईसी यूनिट को 100% ईओयूज को, तो उस केस में ना तो सेफगार्ड ड्यूटी लगता है ना एंटी डंपिंग ड्यूटी लगता है, अनलेस हाँ अगर वो डीटीए में क्लियर कर लेते हैं बाद में जाके तो वो अलग चीज है। डीटीए में क्लियर नहीं किया और एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए अगर हमने एसईसी ईओयू वगैरह को दिया है तो फिर सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगता, तो सारा कंपटीशन सेम रहेगा, ये सेफगार्ड ड्यूटी हट जाएगी। सेफगार्ड ड्यूटी हट जाएगी तो आईजीएसटी का अमाउंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब आईजीएसटी 33.3 लाख पे लगेगा ना कि 40.8 लाख पे। तो अगर एसईसी को सप्लाई किया तो सेफगार्ड ड्यूटी नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ बीसीडी, एसडब्ल्यूएस और आईजीएसटी। बट ध्यान रखना जल्दी जल्दी में सिर्फ सेफगार्ड का अमाउंट मत हटा के आ जाना, आईजीएसटी का अमाउंट भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि अब वो सेफगार्ड ड्यूटी के ऊपर जितना 12% आईजीएसटी लगाया था वो आपका कम हो जाएगा। बोलो समझा सबको? क्या मस्त सिंपल क्वेश्चन था। इतना मतलब ये क्वेश्चन आपको एक्चुअली एग्जाम में सॉल्व करने के लिए भी 5 मिनट से ज्यादा नहीं चाहिए। एक इतना सा टेबल बनाने के लिए आपको कितनी देर लगेगी? 5-7 मिनट्स तो मैक्सिमम हो जाते हैं, और बस 1-2 छोटी वर्किंग नोट लिखनी होती है। डन, ये सारे सॉल्यूशंस है, मैंने अपने हिसाब से आपको करवा दिया। क्वेश्चन 5, KK Private Limited self-assessed its tax liability as 115,000 for the month of May, लेकिन पेमेंट नहीं किया। ठीक है, सेल्फ असेस लाइबिलिटी है बट हमने पेमेंट नहीं किया, और सब्सिक्वेंटली डिपार्टमेंट ने सेक्शन 73 में पीनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी है। ओके, और शो कॉज नोटिस हमको जिस डेट पे मिला है वो सब हम देख लेंगे, और फिर हमने टैक्सेस पे किया है। डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आपसे 50% पेनल्टी लेंगे। डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आपसे 50% पेनल्टी लेंगे। बताओ डिपार्टमेंट सही बोल रहा है क्या? तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि सेक्शन 73 की मैक्सिमम पेनल्टी ही कितनी हो सकती है? 10% ऑफ टैक्स या 10,000 whichever इज हायर। तो 50% पेनल्टी की बात आप सेक्शन 73 में तो कर ही नहीं सकते, 74 में आके, तो डिपार्टमेंट तो गलत बोल ही रहा है। अब हमने यहाँ पे अलग अलग चीजें पढ़ी थी कि सेक्शन 73 में नोटिस आने के 30 डेज के अंदर अंदर भी अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगती, लेकिन उसी का एक्सेप्शन था एक कि अगर सेल्फ असेस टैक्स है जो आपने नहीं पे किया है तो फिर चाहे आप शो कॉज नोटिस आने के पहले पे करो बाद में पे करो जो भी है, लेकिन पेनल्टी से आप नहीं बच पाओगे। तो ऐसा आप देखने जाओ तो शो कॉज नोटिस हमको मिला, उसके 30 डेज के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस 17 को मिला और हमने 27 को पेमेंट कर दिया। मतलब अगर ये सेल्फ असेस टैक्स की बात ना होती, कोई जनरल नॉर्मल दूसरे टैक्स की बात होती और सेक्शन 73 आता, तो हम बोलते पेनल्टी वेव ऑफ हो जाएगी, क्योंकि हमने शो कॉज नोटिस के 30 डेज में ही पेमेंट कर दिया है। लेकिन वहीं पे स्टार मार्क करके नोट्स में नीचे प्रोवाइजो लिख रखा है कि भाई अगर सेल्फ असेस टैक्स की बात आती है तो फिर उस केस में आपको पेनल्टी से कोई नहीं बचा सकता है। तो पहली बात तो ये जो गवर्नमेंट बोल रही है 50% पेनल्टी, वो गलत है। एंड दूसरी बात कि 30 डेज में पेमेंट कर दिया इसलिए पेनल्टी ही नहीं लगेगी, वो बात भी गलत है। आपको वही पेनल्टी लगेगी सेक्शन 73 की। सो नो, सेक्शन 73 की पेनल्टी लगेगी। क्या पेनल्टी लगेगी? मतलब ये नो के बाद कॉमा है, मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नो पेनल्टी, आई एम सेइंग कि नो डिपार्टमेंट गलत है, पेनल्टी लगेगी ऐसा। तो ये नो के बाद ध्यान रखना कि नो डिपार्टमेंट गलत है, पेनल्टी लगेगी, ऐसा मैं बोलना चाह रही हूँ। इसको एक साथ मत पढ़ लेना। 10% ऑफ टैक्स और 10,000 whichever इज हायर। तो सीधी सी बात है, टैक्स कितना बोल रखा है इन्होंने? 1,15,000, जिसका 10% विल बी 11,500 whichever इज हायर। अब यहाँ पे भी हमेशा ऐसी असम्पशन से चलती है, क्योंकि हम आपको सीजीएसटी की बात पूछ रहे हैं तो हमने सारे फिगर्स भी आपको सीजीएसटी में ही दे रखे होंगे, आप भी वैसे ही कैलकुलेट करना। फिर नीचे ये लोग नोट लिख देते हैं।
नीचे ये लोग नोट लिख देते हैं कि भाई हम एकदम लॉजिकली अज्यूम कर रहे हैं, इधर लिखा है नहीं लिखा है पता नहीं, बट हाँ कई सारे क्वेश्चन में लोग ऐसी नोट लिख देते हैं कि क्योंकि हम सीजीएसटी की बात करें तो फिर आप भी सीजीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में दे दो, जबरदस्ती चापले बन के डबल डबल मत लिख के आना कि ये सेम इसमें भी लगेगा या हाफ वाफ, कुछ मत करना, सीधा 10% ऑफ टैक्स लिया और आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने भी सीजीएसटी की ही फिगर्स दे रखी है। चलो, then next question. Mr. Raj intends to start a new manufacturing business in Jaipur. However, he is not able to determine the classification of goods proposed to be manufactured and supplied to him since the classification of said goods has been contentious. उसने एक आर्टिकल पढ़ा एडवांस रूलिंग के रिलेशन में, ठीक है। अब राज का एक दोस्त है राहुल, जो भी सेम तरीके की सप्लाई में एंगेज्ड है। राहुल ने क्या किया, राहुल ने उसको एडवाइस दिया कि मैंने ना एडवांस रूलिंग ऑलरेडी ले रखा है, तो तू मेरा ही एडवांस रूलिंग यूज कर ले। क्या बॉडम आदमी है ये, सुनो। राज को एडवांस रूलिंग लेनी थी, राहुल राज का दोस्त है, राहुल नाम के लड़के ही ऐसे होते हैं, नो ऑफेंस टू राहुल हियर। तो भाई राहुल राज का दोस्त है, जिसने राज को बोला कि मैंने सेम रिलेशन में एडवांस रूलिंग ले रखी है, तो तू एक काम कर, मेरा ही एडवांस रूलिंग यूज कर ले। अब राज का टैक्स कंसल्टेंट है, जो राज का टैक्स कंसल्टेंट है ये राहुल से भी बड़ा बॉडम है, ये बोलता है कि हाँ हाँ राहुल जो बोल रहा है बिल्कुल ठीक है, उसका एडवांस रूलिंग है तो वो तुम ही यूज कर लो। तो यहाँ पे राहुल भी घेला, राहुल और राज का कंसल्टेंट भी घेला, दोनों बोल रहे हैं क्या आप किसी और का एडवांस रूलिंग यूज कर सकते हो क्या? द आंसर इज नो, बिल्कुल नो भाई। एडवांस रूलिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वो उसी पे बाइंडिंग होती है जो एडवांस रूलिंग ऑब्टेन करता है और प्लस उसके ऑफिसर पे, मतलब राहुल का लिया हुआ एडवांस रूलिंग राज यूज नहीं कर सकता है। आपने लाइफ में एक बार कभी जीएसटी के लेक्चर देखे होंगे ना, तो भी आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करके आ सकते हो, क्योंकि एडवांस रूलिंग चैप्टर में 2-3 चीजें तो सिर्फ इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी फैकल्टी से पढ़ाओ ना पढ़ाओ, इनफैक्ट सिर्फ नोट्स रीड किए हो, तो भी आप इस क्वेश्चन में तो गलती नहीं कर सकते। ये बिल्कुल कैश मार्क्स देने वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो भाई एडवांस रूलिंग सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेंट और उसके ऑफिसर पे बाइंडिंग होगी। और दूसरी चीज ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमको एडवांस रूलिंग लेने के लिए रजिस्टर्ड बनना जरूरी है क्या? द आंसर इज नो। ये भी बहुत क्लियर सी चीज है कि एनी पर्सन, कौन पर्सन, एनी पर्सन अप्लाई कर सकता है एडवांस रूलिंग के लिए जो रजिस्टर्ड है या जो डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन लिया नहीं है बट मैं उत्सुक हूं, मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है नहीं लेना है मुझे पूछना है, इट इज कंप्लीटली फाइन। एक यूआरपी भी अप्लाई कर सकता है एडवांस रूलिंग के लिए। तो इसके लिए स्पेसिफिकली सिर्फ एडवांस रूलिंग लेने के लिए राज को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे तो आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलने ही चाहिए, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर नॉडी जिनकी एज है 40 इयर्स की और वो सिटीजन है ऑस्ट्रेलिया के, नाउ अंडरस्टैंड, इंडियन सिटीजन हो या फॉरेन सिटीजन हो बट फॉरेन टूरिस्ट हो बट ओरिजिन इंडिया का है, तो 50,000 का जनरल अलाउंस मिलता है बैगेज में। पर लेकिन आप फॉरेन सिटीजन हो तो उस केस में आपका जो बैगेज का जनरल फ्री अलाउंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ 15,000 हो जाता है। इस क्वेश्चन में पहली गलती आप शायद यहाँ कर सकते थे 50,000 का जीएफए लेके। अब क्योंकि इंडिया के सिटीजन नहीं हो तो फर्स्ट थिंग ध्यान रखना कि यहाँ पे 15,000 का जीएफए आ जाएगा। दूसरा, ये भाई आया है सोलो ट्रिप पे, सोलो ट्रिप पे आया है मतलब अकेला आया है इंडिया 1 महीने के बाद अपने किसी दोस्त से मिलने। यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स लाया है, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स कोई कितना भी ला सकता है, इस पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। अदर आर्टिकल्स बोला है, ठीक है 1 लाख, तो इसको जीएफए का पार्ट गिन लेंगे, तो ये 1 लाख मैंने यहाँ पे एज इट इज ले लिया। फिर 65 कार्ट्रिजेस है फायर आर्म्स की, बताओ जीएफए में कितनी कार्ट्रिजेस अलाउड होती है? जीएफए में 50 कार्ट्रिजेस अलाउड होती है। तो अगर 65 कार्ट्रिजेस 60,000 की है तो 50 कार्ट्रिजेस कितने की होगी? 50,000 की। मतलब जीएफए में हम कितनी अकोमोडेट कर सकते हैं? तो 50,000 कार्ट्रिजेस। जो रिमेनिंग होगी 15,000 की कार्ट्रिजेस, उस पे आपको 100% बेसिक कस्टम ड्यूटी और प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा। बट हम अभी बैगेज के हिसाब से गिन रहे हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ बैगेज में क्या टैक्सेबल होगा 38.5% से, हमको तो उससे मतलब है। तो भाई जो टोटल 65,000 की कार्ट्रिजेस है उसमें से 50,000 की कार्ट्रिजेस जीएफए का पार्ट बन जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्ट्रिजेस 50 ही अलाउड है जीएफए में। बात करें टोबैको की तो 125 ग्राम टोबैको अलाउड होता है जनरल फ्री अलाउंस में, और ये भाई साहब लेके आ गए हैं 150 ग्राम। तो अब फिर से अपोर्शन कर लो, 150 ग्राम अगर 1500 का है तो 125 ग्राम कितने का होगा? 1250 का होगा। तो 1250 जीएफए में अकोमोडेट कर दिया और बाकी पे 100% बीसीडी लग जाएगा। मोबाइल फोन एक नॉर्मल आर्टिकल है तो ये भी जीएफए में का पार्ट बन जाएगा 50,000। 50 सिगार्स है, अब बताओ सिगार्स कितनी अलाउड होती है? तो 25 सिगार्स कितनी अलाउड होती है? 25। अब 50 सिगार 5,000 की है तो 25 सिगार कितने की होगी? 2500 की। तो 2500 तो बन जाएगा आपके
जीएफए का पार्ट और रिमेनिंग 2500 पे पूरा 100% बीसीडी। एंड लास्ट उन्होंने बोला है यूज पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ हिज इन्फेंट चाइल्ड फॉर डोनेशन। नाउ अंडरस्टैंड, एक पॉइंट हमने पढ़ा है कि इन्फेंट चाइल्ड को अगर आप लेके आते हो तो उसको कोई जीएफए नहीं मिलता। इन्फेंट चाइल्ड का जो यूज्ड पर्सनल इफेक्ट होता है सिर्फ उसी का हमको एग्जेम्पशन मिल जाता है, लेकिन उसके लिए इन्फेंट आना तो चाहिए। ये बोल रहा है कि ये तो सोलो ट्रिप पे आया है, मैं इन्फेंट लाई नहीं हूं, अब मैं क्या करूं, बच्चों के कपड़े लेके आऊं और ऐसा बोल दूं कस्टम्स पे कि ये तो मेरे ही बच्चे के हैं, मेरे ही इन्फेंट के हैं, मेरे को फ्री में क्लियर करने दो। अरे तो इन्फेंट किधर है, इन्फेंट तुम लाए नहीं हो और इन्फेंट के यूज पर्सनल इफेक्ट्स क्लियर कैसे कर सकते हो भाई। मतलब ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने ऐसा पॉइंट डाल दिया था। ऊपर साफ साफ लिखा है कि हम सोलो ट्रिप पे आए हैं। अब अगर हम सोलो ट्रिप पे आए हैं और इन्फेंट हमारे साथ आया नहीं है, इन्फेंट के सिर्फ पर्सनल इफेक्ट्स लेके आए हो डोनेशन करने के लिए, तो ये तो कोई भी नॉर्मल दूसरे आर्टिकल्स लेके आते हो वैसा ही हो गया ना। तो ये 10,000 भी आपके जीएफए का पार्ट बन जाएगा। यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रखा था। इज इट बफरिंग? आई डोंट नो, आज सुबह से इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे बारिश के कारण। The stream is on. I don't know what's happening. It would be fine now, I feel. Let's say I'm recording this session. If it is not done properly in live, I'll upload the recorded version. No problem. I started recording now. So I'm recording from here. If it is any issue, we'll see afterwards. चलो एक बार complete कर लेते हैं पूरा recording. ठीक है, तो ये अकेला एक पॉइंट था यहाँ पे इन्फेंट चाइल्ड वाला। अब ये चाइल्ड साथ में आया नहीं तो सीधी सी बात है ये भी अपने सारे गुड्स का पार्ट बन जाएगा। अब सबका टोटल कर लो, 15,000 का ही सिर्फ जीएफए मिलेगा क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन हो। और अब जो बच गया उस पर क्या करना है, 35% बीसीडी और प्लस 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज करके इफेक्टिवली 38.5% से टैक्स भर देना है। रिमेनिंग जो भी बचता है उसके लिए बस एक नोट लिख के आ जाना कि बाकी सब पे क्या हो जाएगा, नोट के बाकी सब पे 100% टैक्स लग जाता है, वो आपको कंप्यूटेशन करके उनको देने की जरूरत नहीं है। ओके चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। आई कैन नॉट हेल्प द, I mean I'm connected to the best network possible here. My Wi-Fi is not working. I'm using some another network. Let's do it. चलो ठीक है, तो बैगेज वाला क्वेश्चन भी हो गया। डन। एनीवेज वी आर ऑन लास्ट क्वेश्चन, लेट्स जस्ट कंप्लीट इट। ऐसा होगा तो आई विल शेयर द रिकॉर्डेड पार्ट विद यू। डन, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 6, Messrs Blueberry Traders, a registered person under GST, issued a tax invoice on 1st August to Messrs Blue Lagoon Traders without any underlying supply of goods or services. Now understand, ये भी अमेंडमेंट आया था नया नया ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के चैप्टर में। ब्लूबेरी है जिसने सिर्फ और सिर्फ फेक इनवॉइस इशू किया है, कोई सप्लाई एक्चुअली नहीं किया है। तो ब्लूबेरी ने फेक इनवॉइस इशू कर दिया ब्लू लगून को। अब फेक इनवॉइस इशू क्या मतलब, एक्चुअल सप्लाई तो है नहीं, सप्लाई होता नहीं है तो सेक्शन 73 या 74 तो आ नहीं सकता है। तो सेक्शन 122 का जो पेनल्टी होता है, टैक्स इन्वॉल्व 10,000 विचएवर इज हायर। टैक्स इन्वॉल्व कितना है, 30 लाख, तो 30 लाख टैक्स इन्वॉल्व या फिर 10,000 हायर क्या गया 30 लाख, तो सिंपली ब्लूबेरी के लिए तो 30 लाख पेनल्टी बन जाएगा। आगे बोला है कि जो ब्लू लगून है इसने अभी आईटीसी को यूज कर लिया है, तो बताओ उस पर क्या इंटरेस्ट लग जाएगा। अब इसने आईटीसी यूज कर लिया मतलब फेक आईटीसी को अवेल किया है, तो सेक्शन 74 ऑब्वियसली फ्रॉडुलेंटली ही किया है, ये तो गलती से तो होने का कोई चांस नहीं है। अब फ्रॉडुलेंट इंटेंशन होता है तो सेक्शन 74 में हमको समझ में आता है आईटीसी सप्लाई टैक्स शॉर्ट पेड, नॉट पेड, रिफंड एरोनियसली टेकन और आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड यूटिलाइज्ड, मतलब यहाँ पे सेक्शन 74 आ जाएगा। एंड शो कॉज नोटिस इशू हुआ है 1 अप्रैल 2023 को, पेमेंट हमने किया है 15 अप्रैल 2023 को, मतलब हमको पता है सेक्शन 74 में, सेक्शन 73 की बात नहीं हो रही है, अब सेक्शन 74 की बात हो रही है। सेक्शन 74 में अगर बिफोर शो कॉज नोटिस पेमेंट कर देते हो तो 15% ऑफ टैक्स का पेनल्टी लगता है। शो कॉज नोटिस के 30 डेज में पेमेंट कर देते हो तो 25% ऑफ टैक्स का पेनल्टी लग जाता है। ये डिमांड्स एंड रिकवरी चैप्टर में हमने पढ़ रखा है। तो शो कॉज नोटिस आने के विद इन 30 डेज हमने पेमेंट कर दिया, इसलिए 25% ऑफ टैक्स, 30 लाख का 25%, 7.5 लाख का यहाँ पे ब्लू लगून को क्या लग जाएगा, फेक आईटीसी लेने के लिए पेनल्टी लग जाएगा। और ब्लूबेरी का एकदम सिंपल है क्योंकि सिर्फ फेक इनवॉइस से कोई अंडरलाइंग सप्लाई है ही नहीं, तो 73 74 अप्लाई होगा नहीं और सीधा सेक्शन 122 की जो पेनल्टी है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। ये चीज मैंने
अमेंडमेंट का जो अलग से वीडियो डाला था May 23 में एग्जाम के एक रात पहले, उसमें भी हमने इसको डिस्कस कर लिया था। देन मिस्टर जम्बो हैड फाइल्ड एन अपील बिफोर एपेलेट ट्रिब्यूनल। हम एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास ऑलरेडी जा चुके हैं अपील लेके, और वो प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड अपील थी। तो बताओ एपेलेट ट्रिब्यूनल में दो बेंच होता है, नेशनल बेंच और स्टेट बेंच। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर होता है तो हम किसके पास जाते हैं? तो प्लेस ऑफ सप्लाई के मैटर में हम नेशनल बेंच के पास चले जाते हैं। अब इस केस में एकदम सिंपल है। अब ये लोग पूछ रहे हैं कि इसके आगे आपको अपील करनी है तो कहां जाओगे? तो भाई देखो, जब हम एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील करते हैं, स्टेट बेंच में करते हैं तो आगे हाई कोर्ट, उसके आगे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर हम नेशनल बेंच में करते हैं तो फिर हाई कोर्ट नहीं होता है, हमको सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाना रहता है। तो सीधी सी बात है, क्योंकि इशू प्लेस ऑफ सप्लाई का था तो हम खुद अज्यूम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हाँ एपेलेट ट्रिब्यूनल में हमने अपील नेशनल बेंच के पास फाइल की होगी। तो अब इस केस में आगे अपील आपको करनी है तो अब आप हाई कोर्ट में नहीं जाओगे, नेशनल बेंच से आप सीधा अपील करने कहाँ जाते हो? सुप्रीम कोर्ट में जाते हो। यहाँ पे अगर आपको अपील्स चैप्टर की हायरार्की आती है तो ये एकदम सिंपल हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद व्हाट आर दी पावर्स अवेलेबल टू प्रॉपर ऑफिसर्स, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। अब ये भी हमने मस्त रिवीजन में डिस्कस किया था कि स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था, इफ यू रिमेंबर, याद है कि उसने आपको सुबह सुबह टेक्स्ट किया कि रात को ऑनलाइन क्यों थे। अब हो सकता है आप उसको सेटिस्फैक्टरी जवाब दो ना दो, ऐसे हमने 4 केसेस पढ़े थे। एंड अल्टीमेटली वो आपके घर आ सकती है, ऑडिट कर सकती है, स्पेशल ऑडिट कर सकती है, इंस्पेक्शन हो सकता है, या तो फिर डिमांड रिकवरी भी इनिशिएट हो सकती है। तो सेक्शन 61 स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स में ऑफिसर के पास क्या रिकोर्स अवेलेबल होता है? तो या तो ऑडिट अंडर सेक्शन 65, स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 66, इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन 67, या तो डिमांड प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 73, 74। अगर स्क्रूटिनी के टाइम पे डिस्क्रिपेंसी मिलती है, वो आपको नोटिस देते हैं और आप सेटिस्फैक्टरी उनको रिप्लाई नहीं दे पाते हो, तो इस केस में चारों में से ऑफिसर कुछ भी कर सकता है। ये चारों रिकोर्स ऑफिसर के पास अवेलेबल होते हैं। अगेन प्योर थियोरी और 5 मार्क, क्या मस्त कैश मार्क से समझ में आता है। कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट चैप्टर की नोट्स पढ़ के गए थे या सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट चैप्टर का रिवीजन देख के भी गए थे ना, तो भी आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे और 5 में से 5 मार्क आपको इसमें मिल जाते। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पूछा है कि किसके कैसे हमको पावर मिला, तो सिंपल सी बात है, आर्टिकल 246 का एंट्री 83 बोलता है, 7th शेड्यूल में हमने देखा है कि 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। उसमें कस्टम्स रिलेटेड किसके पास पावर है? तो कस्टम ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी का जो एक्सक्लूसिव पावर है वो यूनियन लिस्ट के पास ही है। हमने देखा है कि सेंटर है वही क्या करता है? कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करता है। तो ठीक है, इसमें तो कुछ था नहीं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का क्वेश्चन है। चैप्टर 1 में जीएसटी इंट्रोडक्शन में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़े हैं, आर्टिकल 246 भी पढ़ा है, एंट्री 43 और 7th शेड्यूल भी हमने पढ़ रखा है। डन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द May 23 पेपर। अब आप समझो कि सारा एबीसी एनालिसिस आपका गड़बड़ हो सकता है अगर आपने वो छोटे छोटे चैप्टर्स छोड़ दिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कहां से था? असेसमेंट से, अपील से, ऑफेंसेस से, डिमांड रिकवरी से, एडवांस रूलिंग से, ये सारे चैप्टर से अभी हमने क्वेश्चंस को विटनेस किया है। अब ये सारे वो मॉड्यूल 3 के छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं और सारे एकदम थ्योरी क्वेश्चंस थे। मतलब आपने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस ना की हो, सिर्फ रिविजन सुन लिया हो या सिर्फ थ्योरी नोट्स पढ़ ली हो, तो ये सारे क्वेश्चन 5-5 मार्क के क्वेश्चन थे। पास तो आपको यही मिलके करवा देंगे अगर आपने एमसीक्यू में थोड़े से अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए तो एबीसी कैटेगरी एनालिसिस एवरीथिंग इज गुड, बट अंडरस्टैंड कि ये जो छोटी छोटी थ्योरी होती है ना, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। कंपटीशन का क्वेश्चन आएगा, हमको समझ में आता है, एग्जाम्पशन का क्वेश्चन आएगा, यस आएगा। तो जीएसटी में इनडायरेक्ट टैक्सेस में पास होना बहुत सिंपल है, बहुत इजी होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि 25% वेटेज तो कस्टम्स का है, जिसमें से वैल्यूएशन का क्वेश्चन आने ही वाला है। तो उधर वैल्यूएशन का आता है, नॉर्मली बैगेज का भी क्वेश्चन आता ही है, उधर से आप मार्क्स ले आओ। आईटीसी का कंपटीशन का क्वेश्चन आने ही वाला है, आरसीएम प्रोविजन आते हैं, एग्जाम्पशन का एक क्वेश्चन हमेशा आता है। उसके अलावा ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स है ना, कि आपका कम टाइम लेंगे और सिर्फ आप इसका रिविजन सुन लो, थियोरी बार बार कर लो ना, तो आपका काम यहाँ पे पूरा मस्त कंप्लीट हो जाता है। तो टेंशन लेने का नहीं, आराम से पेपर सॉल्व करो। पेपर देख के बस पैनिक मत होना, आपको आता ही है, आपको अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखना है। 1 2 3 पॉइंट पे कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, बाकी सब तो आता ही है ना, तो बस उस पर कॉन्फिडेंस रखो। फुल मार्क्स नहीं, चलो 9 में से 9 नहीं आए, बट 9 में से 6 लाना, 7 लाना इजी है, 14 में से 9 लाना, 10 लाना इजी है। एंड जो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं छोटे छोटे से, इनमें तो आप फुल 4 आउट ऑफ 4, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ला सकते हो। ऑल यू नीड इज कामनेस and faith in your preparation. So this was all from my side. Take care. Bye bye. मिलते रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में।